हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 13। मजेदार लेक्चर है वेव मोशन का, ठीक है ना। और इससे आपके प्रॉब्लम जरूर आता है, हर साल आता है। और आज हम लोग ऐसी जबरदस्त प्रैक्टिस कर लेंगे, मेरे ख्याल से अब कोई भी सेक्शन आपका वेव मोशन का इस लेक्चर के बाद कोई वीक नहीं रहेगा आपका, ठीक है ना। तो फेज 1 वाला जरूर देख लेना ताकि डिटेल से थ्योरी आपको समझ आ जाए। फिर फेज 2 में जबरदस्त मेरे साथ टाइम लिमिट में प्रैक्टिस कर लो तो मजे आ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग इसमें भी वही रहेगी। पहले हम लोग स्लो मोशन में चलेंगे। स्लो मोशन मतलब हल्के फुल्के सवाल, ताकि आप थोड़ा सा इंटरेक्ट कर सको, थोड़ा अपने ब्रेन को डेवलप कर सको। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सवालों की बौछार शुरू हो जाएगी, मजेदार सवाल आने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और काफी अच्छे प्रॉब्लम मैंने इसके अंदर रखे हुए, आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा, कई सारी चीजें आपको नई पता चलेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक थ्योरी एक बार देख लेते हैं। देखो, वेव मोशन में जो हमारी ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव होती है, ठीक है ना। अब ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि पार्टिकल ट्रांसवर्स मोशन में ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन का जनरल इक्वेशन आप जानते हो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, जहां फाई नॉट को हम बोलते हैं इनिशियल फेज, जैसा आप लोग एसएचएम में सीख के हटे थे। अब यहाँ कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले, जैसे ये कहलाती है वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कई बार एक बार एम्स में डायरेक्ट ये डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज पूछ ली गई थी। अब इसको निकालने का तरीका, या तो यार आप इस इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट करते घूमो, या बेहतर है डायरेक्ट आप इसको याद कर लो। तो इसको याद करने का आसान तरीका है डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू वीपी स्क्वायर, ठीक है ना, और डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो इस रिजल्ट से आप आई थिंक इसको ज्यादा जल्दी से याद कर पाओगे, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल वेव इक्वेशन है, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वो प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करेगा। फिर वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी होती है dx बाई dt, जिसको हम ओमेगा बाय के बोलते हैं, या फिर लैम्डा बाय टी भी बोलते हैं। छोटे छोटे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करने जरूरी हैं ताकि स्टार्टिंग आपकी मजेदार हो। पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी है तो डेल वाई बाय डेल टी से निकालते हैं, ये आती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर मैं इतना छुपा दूं तो आप देख रहे हो ए ओमेगा, ये बिल्कुल एसएचएम वाला सीन यहाँ पर बन रहा है। तो अगर मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी हम यहाँ पर लिखें तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी मैं इधर लिख रहा हूँ, तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा फिर से वही हो जाएगा ए ओमेगा। और कब होगी? जब पार्टिकल अपना मीन पोजीशन को पास करेगा, चाहे ऊपर जाते वक्त चाहे नीचे आते वक्त। अच्छा, जनरल पार्टिकल वेलोसिटी और स्लोप के बीच का ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो ना, देखने में तो ऐसा लग रहा है यार ये बड़ा आसान सा है, पर इसका काम कहां पर आता है, ठीक ना, इसका यूज कहां पर आता है। तो ये भी कंपटीशन के अंदर कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसके अंदर हम इस रिजल्ट का यूज करते हैं। मैं अभी जस्ट बता रहा हूं, सुनो। तो पार्टिकल वेलोसिटी और स्लोप के बीच का रिलेशन होता है कि पार्टिकल वेलोसिटी यानी डेल वाई बाय डेल टी इक्वल्स टू नेगेटिव वी, वी हो गया वेव स्पीड हमारी, और स्लोप हो गया हमारा डेल वाई बाय डेल एक्स, या फिर टेन थीटा आप उसको बोल लो। इसका यूज कहां आता है? इसका यूज आता है कि जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है ना, ये मैंने मतलब है थ्योरी का पार्ट, बट मैंने इसको यहीं इंट्रोड्यूस कर दिया। इस डायग्राम में कोई अगर आपसे ये बोले कि यार वेव जो है ना राइट साइड पर जा रही है, ठीक, वेव जो है वो राइट साइड पे जा रही है, बताओ पार्टिकल 1 2 3 4, ये 4 नंबर पार्टिकल है, इनकी वेलोसिटी के डायरेक्शन कहां कहां होंगे? तो अचानक से पूछा जाए तो चक्कर में पड़ जाओगे, यार ये कैसे निकालें कि पार्टिकल की, फिर तुक्के मारना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये वेव आगे जा रही तो ऐसा लग रहा है ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे, तुक्के मारने की जरूरत नहीं है। ये रिजल्ट डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के काम में आता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां पर है। एक और चीज करते हैं अभी, बस एक और रिलेशन देख लें। पार्टिकल का एक्सेलरेशन जरा गौर करो, ये हमारा बिल्कुल वही एसएचएम वाला है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो हम एक साथ दोनों काम इस डायग्राम के अंदर, थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, एप्लीकेशन भी समझ आ जाएगा, हम पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी देख लेंगे, एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मान लो हमें पार्टिकल नंबर 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है, तो मेथड क्या है? मेथड ये है कि सबसे पहले वेलोसिटी के लिए इक्वेशन लिख लो। तो पार्टिकल वेलोसिटी हो गई नेगेटिव वी, और साथ में मैंने स्लोप को लिख लिया टेन थीटा। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि एक समझ आ गया तो आगे आप सारा कुछ अपने आप ही कर लोगे। ये प्रॉब्लम नहीं है जो आप अपने हिसाब से आंसर दे रहे हो, मैं बेसिक थ्योरी में आपको कवर करके दे रहा हूं। देखो, v हो गया वेव स्पीड। वेव स्पीड v राइट साइड पर है, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव रहेगा। तो v का साइन तो पॉजिटिव हो गया। अब सारा खेल टेन थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो किसी भी जगह पर आपको पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना है तो आप वहां टेंजेंट बना लो। तो मैंने 1 पॉइंट पर टेंजेंट बना ली। टेंजेंट का स्लोप आप चेक कर लो, ये स्लोप एक्यूट एंगल वाला है, तो टेन थीटा पॉजिटिव हो गया। टेन थीटा पॉजिटिव होने का मतलब ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल साइन आ गया नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब ये निकला कि ये पार्टिकल 1 की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। सही है, ऐसे प्रेडिक्ट किया जाता है। तो चेक करो, पार्टिकल 1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन की बारी। एक्सेलरेशन कैसे देखें? एक्सेलरेशन में कोई स्लोप फ्लोप नहीं चाहिए। यहां से ये दूरी y का काम कर रही है, ऊपर की तरफ है तो y पॉजिटिव हो गया,
y पॉजिटिव हो गया तो आप यहां पुट कर दो, y पॉजिटिव हो गया तो a का साइन नेगेटिव हो गया, यानी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। तो पार्टिकल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है। एक और चेक करके बता रहा हूं, जैसे मान लो हमें पार्टिकल नंबर 3 का चेक करना है कि पार्टिकल नंबर 3 की वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां की तरफ होगा, ठीक है ना। तो इसे चेक करने के लिए आपने टेंजेंट बना दी। अब आप टेंजेंट देख रहे हो यार, ये ऑब्ट्यूज एंगल वाली बन रही है, तो इसका स्लोप हो गया नेगेटिव। तो tan थीटा की जो वैल्यू हो गई वो यहां पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गई। तो मैं यहां पर tan थीटा की वैल्यू को नेगेटिव कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो tan थीटा नेगेटिव आ गया, वेव स्पीड वैसे ही पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के नेगेटिव हो गया और फाइनली रिजल्ट वीपी का हमारा पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो वीपी का डायरेक्शन ऊपर आ गया। आप चेक कर लो, थर्ड में पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। एक्सेलरेशन चेक करना है तो y को इंडिकेट करो, y नीचे की तरफ है तो y का साइन नेगेटिव हो गया, y नेगेटिव हो गया तो a की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यानी a भी ऊपर है और v भी ऊपर है। तो मेरे ख्याल से अब पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो इस इक्वेशन का बड़ा जबरदस्त यूज है और यूज ये है कि आप इससे पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेक कर सकते हो कि पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां की तरफ है। फेज 1 में शायद मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन भी करा दिया होगा, नहीं तो टेस्ट में जरूर दिया होगा कि मान लो आपको इस तरीके से दे रखा है, ठीक है ना। ये मैं बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि वेव स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक। ऑब्वियसली राइट साइड की तरफ दे रखा है। ये कोई पार्टिकल पी है जिसका स्लोप 30 डिग्री है। अब मैं आपसे पार्टिकल p की वेलोसिटी पूछूं तो आप बड़े आराम से बता सकते हो बाय यूजिंग दिस रिलेशन। v की वैल्यू होगी +1 मीटर पर सेकंड, tan थीटा की जगह आ गया tan 30 डिग्री, ठीक ना। tan 30 डिग्री हो गया 1/√3, फाइनल पार्टिकल वेलोसिटी आ गई नेगेटिव 1/√3, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस छोटे से न्यूमेरिकल को भी आप इस इक्वेशन की हेल्प से कर सकते हो। चलते हैं आगे। तो याद रखना ये रिलेशन काफी काम का है, मैं इसमें से साइन हटा दूं नहीं तो आप फिर बाद में कंफ्यूज हो सकते हो। और इस इक्वेशन को मैं जनरलाइज कर दे रहा हूं -v tan थीटा, ठीक है। अच्छा, और दूसरा इससे हम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप सारे जानते हो, यहां से यहां तक वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। डेल्टा फाई और जो अपना रिलेशन होता है डेल्टा एक्स का या डेल्टा टी का, वो भी रिलेशन हम यहीं से निकाल लेते हैं जिसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी। डेल्टा फाई का रिलेशन होता है कि डेल्टा एक्स, और टाइम के साथ अगर आप रिलेशन देखोगे फेज डिफरेंस का तो होता है ओमेगा डेल्टा टी, ठीक है ना। इन दोनों रिलेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। इंटेंसिटी हम लोग कई जगह पर पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस से पढ़ रहे हैं। इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, जनरल फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला हमारे काम में नहीं आता, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इससे हम काम चला लेंगे। बट अभी नहीं, ये एसएचएम नहीं, सॉरी, इंटरफेरेंस के अंदर आपको काम में आएगा। ओके, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है √T/μ। तो स्ट्रिंग के अंदर की टेंशन निकालो, डिवाइडेड बाय म्यू यानी लीनियर मास डेंसिटी कर दो, आपके पास स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव आ जाएगी। इसमें भी हमारे पास काफी अच्छे प्रॉब्लम है। एक चीज और याद दिलाऊं, अगर थिक रोप होती है, ठीक है ना, तो जैसे ये थिक रोप है और इस थिक रोप से मैंने किसी ब्लॉक को सस्पेंड कर दिया, आपको याद आया होगा ये मैंने आपको फेज 1 में कराया था। तो यहां पर अगर हमें वेव स्पीड निकालनी है तो ऐसे सिचुएशन में पहले यहाँ की टेंशन निकालनी पड़ेगी। ये यहाँ जितना भी पोर्शन है इसके वेट के बराबर हो जाएगी, तो वेट हो जाएगा mg प्लस इतने पोर्शन का मास, ये हो गया m/l, टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है, m/l इंटू xc, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय आप म्यू कर दो, म्यू यानी स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, और इसका आप अंडर रूट ले लो। तो ये हो गया थिक रोप के ऊपर हमारा स्पीड का, वेव स्पीड का जनरलाइज फॉर्मूला। बट इसका भी एप्लीकेशन मैंने यहाँ रखा हुआ है, मजेदार प्रॉब्लम है। अब चलते हैं हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ये आप देख रहे हो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, अगेन टाइमर तो स्टार्ट होगा ही होगा। तो इन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम के लिए मैं आपको ज्यादा तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड्स ही दूंगा, यानी टोटल 30 सेकंड्स है। शुरू हो जाओ। तो एक तरीके से बजर राउंड हो गया, 30 सेकंड के अंदर दोनों खत्म करने हैं आपको, तो मैं इसको रोक रहा हूं। अच्छा, इस चीज का टाइमर का फायदा बहुत से स्टूडेंट्स को मिल रहा है। मेरे पास टेलीग्राम पे कई सारे मैसेज आते हैं, सर हमारे टेस्ट में इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो बहुत से बच्चों को AITS के अंदर अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिजिक्स के अंदर, कईयों के एलन के टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर आ रहे हैं, कह रहे हैं हम टाइम लिमिट में अब प्रॉब्लम कर पा रहे हैं। बट कुछ बच्चों की दिक्कत है, वो कह रहे हैं हम अभी पूरे प्रॉपर टाइम लिमिट में प्रॉब्लम को नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं।
तो कोशिश यही है कि जब तक ये पूरा का पूरा हमारा क्रैश कोर्स फेज 2 खत्म हो तब तक आप जम के प्रैक्टिस करो, ताकि आप गिवन टाइम लिमिट के अंदर प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर सको। स्पेशली इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम मेरे ख्याल से वीडियो लेक्चर वाले ये फील कर रहे होंगे कि उनके प्रॉब्लम तो जो मैं टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट, तो वो 15-20 सेकंड के अंदर ही खत्म हो जा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ऐसी चीजें देखी हुई है लेक्चर के अंदर, मैंने बहुत कुछ कराया हुआ है, तो उनका कॉन्फिडेंस जबरदस्त बूस्टअप हो रहा है, ठीक है ना। किसी के 170 मार्क्स भी हैं, किसी के 175 भी आ रहे हैं टेस्ट के अंदर, तो आई थिंक ये एक अच्छा साइन है। बट ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, ठीक है, संभाल के चलना। अभी हमारे ये जो अभी टेस्ट हो रहे हैं उनके अंदर मार्क्स आ रहे हैं, हमें ये नीट के टेस्ट के अंदर मार्क्स रखने हैं, ठीक है ना। इतने मार्क्स अगर आप नीट के अंदर लाए तो हमारे लिए ये चीज एक सक्सेस का काम करेगी, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है ना। अब आते हैं हम इस थ्योरेटिकल प्रॉब्लम पर, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बेसिक थ्योरी है, बट ऐसे आ जाते हैं। तो ये बोल रहा है ट्रांसवर्स साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन, देखो ट्रांसवर्स साउंड वेव, ट्रांसवर्स वेव सॉलिड के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है, लिक्विड और गैस के अंदर या गैस के अंदर ट्रांसवर्स वेव का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। लिक्विड के अंदर तो एक बारी फिर भी हो जाता है, ठीक है ना। तो गैसेस के अंदर ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट नहीं कर सकती, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों के अंदर प्रोपगेट कर सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर आप यहां पर चेक करोगे तो ट्रांसवर्स साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड बट नॉट इन गैसेस, यानी इसका ऑप्शन हमारा डी हो गया। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया जो बेसिक थ्योरी का पार्ट है, एनसीईआरटी के अंदर भी ये लाइंस आपको मिल जाएंगी, तो वही इसी उठा करके एक छोटा सा हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव बना लिया। अब दूसरा प्रॉब्लम देखोगे, वाटर वेव्स आर ऑफ द नेचर, तो ये कई स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है कि यार वाटर वेव कैसी होती है, ठीक है ना। अब ये जिसने पढ़ा है बेसिक थ्योरी उसको यह आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो तुक्का मारेगा, या तो नेगेटिव हो जाएगा या बाई चांस किस्मत अच्छी चल रही तो सही हो जाएगा। तो वाटर वेव जो होती है इनको हम बोलते हैं रिपल वेव, ठीक है ना। इनका प्रोपगेशन ट्रांसवर्स भी होता है, इनका प्रोपगेशन लॉन्गिट्यूडनल भी होता है। तो वाटर के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं रिपल वेव, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप फिर से दो प्रॉब्लम देख रहे हो, तो सबसे पहले इसको तो बाद में देखना। पहले प्रॉब्लम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का टाइम है, 20 भी नहीं 15 सेकंड है, सुनो और फटाफट से आंसर दो। ठीक है, मैं इसको रोक रहा हूं। देखो नंबर ऑफ वेव, ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेव कंटेन्ड इन यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेव प्रोपगेट कर रही है, इस चीज को हम बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है ना। और इसको डिनोट करते हैं 1/λ से, हम लोग एंगुलर वेव नंबर होता है 2π/λ। तो ये सिंपल एक वेव नंबर की डेफिनेशन है, तो ऑप्शन इसका हमारा बी करेक्ट हो गया। अब आप देख रहे हो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल, इसके लिए आपको मिल रहे हैं सिर्फ 30 सेकंड। 30 सेकंड मोर देन एनफ है इस तरीके के प्रॉब्लम के लिए। 45 सेकंड तक खींच सकते हो, पर खींचने लायक प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इन बिटवीन 30 to 45 कहीं पर भी रुक जाऊंगा। आई थिंक आ गया है, बहुत से बच्चों को रुक जाना चाहिए। देखो ये भी एक सिंपल, अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं दिया मैंने प्रॉब्लम, बट सिंपल है। आपको वेव स्पीड दे रखी है 760 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये बोल रहा है 3600 वेव पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 2 मिनट, तो हम पता कर लेते हैं कितनी वेव पर सेकंड पास कर रही है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 3600, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ये हमारे पास हर्ट्ज के अंदर फ्रीक्वेंसी आ गई। तो आई थिंक ये रिजल्ट आ गया हमारे पास ऊपर 60 और फाइनल आंसर बन गया 30 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 30 हर्ट्ज। अब आपसे वो लैम्डा पूछ रहा है, तो V इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई विच इज 760 बाय 30, ये यहां से गया 3 2 जा 6 और हमारे पास बचा 135 जा 15 25.3 मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो मेरे ख्याल से 30 सेकंड में बहुत आराम से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके नेक्स्ट। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम थोड़े थोड़े से ठीक होते चले जाएंगे। अगेन अभी भी आसान है, तो मैं आपको 30 सेकंड ही दे रहा हूं, नहीं 30 to 45 सेकंड है, ठीक है ना। 45 सेकंड तक आप इस प्रॉब्लम में ले सकते हो।
तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स का आ गया है और मैं इसको अब टाइमर को रोक रहा हूं। देखो प्रॉब्लम कह रहे हैं हमसे कि वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इतना इतना दे रखा है, तो वेव की वेलोसिटी 360 मीटर पर सेकंड दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 500 हर्ट्ज। ओके, तो हम वेवलेंथ आराम से निकाल सकते हैं, वो देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स हुज फेज डिफरेंस इज 60 डिग्री, तो फेज डिफरेंस 60 डिग्री दे रखा है, डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स का रिलेशन हो गया 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स। अब तो मजबूरी है, देखो लैम्डा हमें चाहिए ही चाहिए होगा, तो बेस्ट है कि पहले हम इधर से लैम्डा की वैल्यू निकाल लें। तो लैम्डा इक्वल्स टू वी बाई एफ, दैट मीन्स 360 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। डेल्टा फाई हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो दिस बिकम्स पाई बाय 3 इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया और डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है ये मेरे पास आ गया लैम्डा बाय 6, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू डाल दो तो 360 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 500 हो गया, ठीक है ना। ऊपर आ गया हमारे पास 60, नीचे आ गया हमारे पास 500। अब इसको आसान करना है, इंटू 2 कर लो, तो ऊपर आ गया 120, नीचे आ गया 1000 और रिजल्ट बन गया 0.12। हो गई ना कैलकुलेशन आसान। तो 0.12 क्या, 0.12 हो गया मीटर, ठीक है ना। तो ये आ गया डेल्टा एक्स की वैल्यू, ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखा है तो 12 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ना। तो आराम से हो सकता था, 30 to 45 सेकंड मोर देन एनफ है। हाँ अभी अगर थोड़ा सा पिकअप नहीं बन रहा, बट धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा, बन जाएगा। चलो देखते हैं आगे। ये अब फिर से एक कॉमन प्रॉब्लम है, अगेन मैंने आपको 45 सेकंड तक का टाइम इसके अंदर दिया। मुश्किल नहीं है, तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए अगर आप वेव पढ़ करके लेक्चर देख रहे हो ये तो। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो ये कह रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वीपी मैक्स 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी हो। तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ए ओमेगा, तो एम्पलीट्यूड हो गया इसका वाई नॉट, ओमेगा की जगह आ गया 2 पाई एफ, ठीक है ना। ओके, 4 टाइम्स वेव स्पीड होती है ओमेगा बाई के या एफ लैम्डा कर लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एफ लैम्डा डाल दिया सिंपल वे में। एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से वाई नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी वैल्यू निकालनी, लैम्डा निकालना, सॉरी। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई एंड दिस लैम्डा का वैल्यू इज पाई वाई नॉट बाई 2। तो अब आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो ये भी एक बेसिक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था। चलते हैं आगे। हाँ ये अब थोड़ा सा ठीक ठाक प्रॉब्लम आया है आपको, इसके अंदर मैंने 45 सेकंड दिए। वैसे आपको ये 45 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेना चाहिए, विद इन 30 सेकंड आपका ये न्यूमेरिकल पूरा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों का आ गया है, तो चलो कर लो कंप्लीट, सारे बच्चे कर लो इसको। तो अब मैं इसको रोक रहा हूं। देखो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है विच इज 250 हर्ट्ज, ठीक है। आपको पता करनी है वेलोसिटी ऑफ वेव, तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यानी हमें रिक्वायरमेंट लैम्डा की है, वो हम इस डायग्राम से निकाल लेंगे। तो लैम्डा यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे लैम्डा, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 0.3, तो ये हो गया 0.4, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.4 सेंटीमीटर। दो क्रेस्ट के बीच का भी ले सकते हो, तो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव पार्टिकल इन सेम फेज को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो कैसे भी आप इसको ले सकते हो, पुट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 250, लैम्डा की वैल्यू हो गई 0.4, ये सेंटीमीटर में चल रहा है ध्यान रखना। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 100 सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर 1 मीटर पर सेकंड। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 1 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये अच्छा प्रॉब्लम है और इसमें मेरे ख्याल से लेक्चर वाले बच्चों का ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, बाकी जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनका आ जाएगा। तो मैं आपको 45 सेकंड
से 1 मिनट तक का टाइम दे रहा हूं इसमें। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, देखो न्यूमेरिकल आ चुका है इस पे, बट ग्राफ नहीं आया है, इसलिए मैंने थिक रोप का ये ग्राफ रख दिया। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, रोका जाए इसको। अच्छा, अब ये या तो आप क्लासरूम में पढ़ते हो, तो जैसे मैंने लेक्चर्स में कराया हुआ है स्टूडेंट्स को, तो उनको तो दिक्कत नहीं आई होगी, या अगर आपने नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो अभी क्लियर कर लो। और फेज 1 अगर आपने देखा होगा तो आपको ये वेलोसिटी पे मैंने कई सारे न्यूमेरिकल करवाए थे उस टाइम पे, ठीक है ना। तो इस बार मैंने ग्राफ रखना ज्यादा प्रेफर किया क्योंकि न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो थिक रोप के अंदर, और वेलोसिटी मैंने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी में पढ़ाई भी थी, यहां से h हाइट पर जो वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। अब आप ध्यान रखो, मैंने अभी नीचे एक डब्बा टांगा था, अब इसके अंदर कोई बॉक्स मैंने सस्पेंड नहीं किया, रोप का मास m, रोप की लेंथ l, तो इस जगह की वेलोसिटी के लिए पहले हमें टेंशन निकालनी पड़ेगी, वो इतने पार्ट के वेट के बराबर हो जाएगी। तो टेंशन हो गई m/l इंटू h इंटू जी, ठीक है ना, जिसे हमें म्यू यानी लीनियर मास डेंसिटी यानी m/l से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट अंडर लेते ही हमारे पास वेव की वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई अंडर रूट एच जी। अब हमें v वर्सेस, आप देखो h का ग्राफ बनाना है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू एच जी। तो अब v वर्सेस h ग्राफ अगर हम चेक करें तो v की पावर 2 है और h की पावर 1 है, तो ग्राफ पैराबोला बनेगा और इसका मुंह उस तरफ खुलेगा जिसकी पावर लीनियर हो, यानी h एक्सिस की तरफ। तो ग्राफ इस तरीके से पैराबोलिक रहेगा, ठीक है ना, और इसका जो ओपनिंग होगा वो हमारा एच एक्सिस की तरफ होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो अब आई थिंक अगर ये ग्राफ आया तो आप छोड़ के तो नहीं आओगे, कर लोगे अब एग्जाम के अंदर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है, ये भी कॉमन प्रॉब्लम है, आपको इसमें भी 45 सेकंड मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों का आ गया है, क्योंकि इतनी ज्यादा देर का टाइम कंज्यूमिंग होता नहीं है प्रॉब्लम। बट आप कंपेयर करके देखो, बिना टाइमर के कितना टाइम लगता है आपको, ठीक है ना। ये तो टाइमर सर पे, इसलिए आप गिवन टाइम में कर ले रहे हो प्रॉब्लम, आदत पड़ गई है अब, तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये थिन रोप है या थिक रोप है। तो डब्बे का मास 1 kg है, इसके मास डेंसिटी से पता चल गया कि यार ये बहुत पतली सी रोप है जिसका मास ब्लॉक के मास के सामने नेग्लिजिबल है, तो हमें इसका मास इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम कहीं पर भी इसमें टेंशन निकालेंगे तो ये टेंशन इसके वेट के ही बराबर होगी, यानी टेंशन की वैल्यू होगी 10 न्यूटन, ठीक है ना। अब हमें वेव स्पीड निकालनी है, तो वो हो गई अंडर रूट टी बाई म्यू, तो 10 डिवाइडेड बाय म्यू यानी रस्सी की लीनियर मास डेंसिटी, तो 0.001, तो ये बेसिकली बन गया 10 की पावर 4, तो आंसर आ गया 100 मीटर पर सेकंड इज द वैल्यू ऑफ वेव स्पीड। तो हमने वेव स्पीड निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पल्स रीचेस द टॉप एंड इन अप्रोक्सीमेटली, टाइम पूछ रहा है, कितनी लेंथ है 1 मीटर, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो 1/100 यानी 0.01 सेकंड अप्रोक्सीमेटली लगेगा, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा होगा, पूरे लेक्चर में ही नहीं लगेगा, हम लोग इसी तरीके से चलेंगे, स्मूथली लेक्चर आपका जाएगा, और बस प्रैक्टिस कर लो बढ़िया से, आपका वेव का सवाल गलत नहीं होगा। चलते हैं आगे। अब देखो, अब आती है हमारे पास थोड़ी सी बेसिक थ्योरी। तो पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूं, ये हमारा इंटरफेरेंस और बीट्स का सेक्शन है, फिर हम इसके और साउंड लेवल के भी प्रॉब्लम हम इसके अंदर अटेम्प्ट करने वाले हैं। बेसिक इंटरफेरेंस, पहले इंटरफेरेंस होता कब है, इंटरफेरेंस तब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा वेव कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज मतलब फेज डिफरेंस टाइम के साथ साथ चेंज नहीं करे, कॉन्स्टेंट रहे।
तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। जब कोहेरेंट फोर्सेस से आकर के वेव इंटरफेयर करती हैं तो किसी जगह पर, यानी ये पोजीशन के हिसाब से होता है, स्पेस के हिसाब से होता है, तो किसी जगह पर मैक्सिमा बनता है, किसी जगह पर मिनिमा बनता है। फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। अच्छा, हम लोग फेजर बना करके इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वगैरह हमेशा ही कैलकुलेट करने वाले, बिना फेजर के हम कोई काम नहीं करेंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमा इंटेंसिटी का ये रिजल्ट होता है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। मिनिमा इंटेंसिटी होगी √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, जब हम 12th क्लास का अपना इंटरफेरेंस वाला टॉपिक देखेंगे तो ये जो टर्म आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी। और विजिबिलिटी होता है कहाँ? लाइट वेव के अंदर। यहाँ थोड़ा ना साउंड दिखाई देगा या सुनाई देगा, तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हियरिंग। तो इसका फॉर्मूला Imax - Iminimum अपॉन Imax + Iminimum × 100। तो इंटरफेरेंस पोजीशन के साथ साथ अगर करता है, यानी जगह बदलने पर कहीं पर मैक्सिमा कहीं पर मिनिमा या तो दिखाई या सुनाई देगा, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इसके भी कुछ खास प्रॉब्लम मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। एक तो बड़ा जबरदस्त प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट का वो गलत होने वाला है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम जरूर सीख लेना, ताकि अगर वैसा कुछ मिलता जुलता एग्जाम में आए, क्योंकि आया नहीं है इसलिए मैंने रखा है, तो आपका सही हो। अब इसका कंसेप्ट हम लोगों ने फेज 1 में भी देखा था कि ये वेव इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, मीडियम बाउंड्री है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हुई और इधर ये ट्रांसमिट हुई। तो अगर हार्ड रिफ्लेक्शन होता है, मतलब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है, तो फेज पाई से चेंज कर जाता है, वेव इन्वर्ट हो जाती है। ट्रांसमिटेड वेव में कोई भी फेज चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल थ्योरी मैंने आपको फेज 1 के अंदर दे ही रखी है, दोबारा से मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक। अच्छा, सिमिलरली अगर रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो वेव इन्वर्ट नहीं होती, सेम फेज में ही रहती है, ठीक है। बस खाली वेव का डायरेक्शन चेंज होता है। ट्रांसमिटेड वेव का कुछ नहीं चेंज होता, नाइदर फेज, ठीक है ना, नॉर डायरेक्शन, बोथ थिंग रिमेन्स सेम। बस खाली चेंज क्या होता है आप चेक करो, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो इसलिए वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेव स्पीड चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रहेगी, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ का एम्पलीट्यूड आप देखो, ये एम्पलीट्यूड दोनों जगह का चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्टेड का भी, ट्रांसमिटेड का, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ट्रांसमिटेड कुछ एनर्जी लेगी और रिफ्लेक्टेड पार्ट कुछ एनर्जी ले गया, तो इसलिए एम्पलीट्यूड तो चेंज करेगा ही करेगा। अब हम आते हैं बीट्स के कंसेप्ट पर। तो इंटरफेरेंस होता है पोजीशन के साथ साथ, बीट्स होता है टाइम के साथ साथ। तो जब समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ हमें आवाज मैक्सिमम मिनिमम सुनाई दे, इस फिनोमेना को बोलते हैं बीट। और अगर हमें बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो बीट फ्रीक्वेंसी होती है दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, f1 - f2। इस पे भी हम लोगों ने बहुत डिटेल से काम किया था। अब अगर हमें कोई अननोन 4 की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो दो एक्सपेरिमेंट होते हैं, या तो हम उसे वैक्स से लोड कर देते हैं या फिर हम उसकी फाइलिंग करते हैं। वैक्स से लोड करने पर मास बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ऑन लोडिंग विद वैक्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, फाइलिंग करने से, घिसने से मास कम हो जाता है, टाइम कम हो जाता है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। इस पे भी आज आपको प्रॉब्लम मिलेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले जैसा आप देख रहे हो शुरू हो चुके हैं वही प्रॉब्लम। तो आपके सामने जो पहला प्रॉब्लम है, ये पहला प्रॉब्लम के अंदर आपको रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड निकालना है, और इसके लिए मैं आपको सिर्फ 45 सेकंड ही दे रहा हूं। कभी भी एम्पलीट्यूड निकालना बिना फेजर के आप नहीं निकालोगे, ठीक है ना। तो पहले आप ट्राई करो और फिर मैं बताता हूं। आई थिंक आ गया है बहुत से बच्चों को, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड निकालना थोड़ा इसमें इजी काम है। 30 सेकंड का टाइम मोर देन इनफ है, तो मैं इसको बस 40 पर रोक देता हूं। देखो, अब ये बोल रहा है 3 कोहेरेंट वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैविंग एम्पलीट्यूड 10, 4 एंड 7 माइक्रोमीटर अराइव एट अ पॉइंट विद सक्सेसिव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो इन सब के बीच में एक एक करके फेज डिफरेंस π/2 का है। तो फेजर स्टार्ट करते हैं। तो मान लो ये 10 माइक्रोमीटर एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो अगला वाला इससे π/2 के फेज पर होगा, यानी 4 माइक्रोमीटर इधर आ गया। अगला वाला फिर इससे π/2 के फेज पर होगा, यानी इधर आ गया, दिस इज 7 माइक्रोमीटर। बस बहुत है, अब हम इसका रिजल्टिंग निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास बचा इधर साइड, विच इज 3 माइक्रोमीटर, और ये आ गया हमारे पास 4 माइक्रोमीटर, ओके। और अब आप रिजल्टेंट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, ये हो गया हमारा 4 माइक्रोमीटर। तो अब मेरे को ज़्यादा टाइम पास करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो AR का वैल्यू आ गया 5 माइक्रोमीटर। अगर हमें इक्वेशन लिखनी होती तो हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये एंगल हो जाएगा अपना 53 डिग्री। तो रिजल्टिंग वेव की इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, विच इज़ 5 माइक्रोमीटर
साइन ओमेगा टी, साइन इसलिए क्योंकि हम एक्स एक्सिस से इसको लीड करा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर कोई भी फंक्शन होगा तो वो साइन फंक्शन, वाई एक्सिस पर हम कॉस फंक्शन लेते हुए चलेंगे, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 53 डिग्री। खैर इक्वेशन नहीं पूछी गई, वो हमने अपनी तरफ से निकाल ली, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दो प्रॉब्लम है, इसको बाद में देखना। पहले प्रॉब्लम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड है। तो ये क्योंकि डेफिनेशन इस तरीके की कोहेरेंट सोर्सेज की आती है इसलिए मैंने यहां रखी हुई है। पता है मेरे को आसान है बट फिर भी रिवीजन के लिए जरूरी है। तो मैं इसको रोक रहा हूं। तो सब बच्चों को आ ही गया होगा, सोर्सेज कोहेरेंट तब होते हैं जब उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं करे। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसके लिए भी आपको 25 सेकंड ही मिल रहे हैं, ठीक है ना। 25 सेकंड, 20 to 25 सेकंड में खत्म कर लो इसको। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा सबका, तो इसको रोकते हैं। तो दोनों इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है 25:1, एक 25 ले लो एक 1 ले लो। अब आपको आई मैक्स और आई मिन का रेशियो निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम हो गया। आई मैक्स हो गया √I1 + √I2, तो दिस बिकम्स 5 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 5 - 1 का होल स्क्वायर, तो 36 ऊपर आ गया और 16 नीचे आ गया, फाइनल 9/4 हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे। ओके, अब आप फिर से दो प्रॉब्लम देख रहे हो, इसको आप बाद में देखना। इसके लिए आपके पास है, ये एम्स में आया हुआ प्रॉब्लम है, 30 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड निकालना है दोनों का, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड नहीं निकालना। अगर ज्यादा लग रहा है 45 सेकंड तक खींच सकते हो, बट वैसे है नहीं 45 सेकंड तक टाइम लेने वाला प्रॉब्लम ये। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो, पहली वेव का एम्पलीट्यूड तो हमें सीधे सीधे पता है, दिस इज 10। सेकंड का हमें इन दोनों को सुपरपोज करके निकालना पड़ेगा, बनाओ फेजर, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 sin 3πt, तो 5 तो एक एक्स एक्सिस पर आ गया, और दूसरा हो गया 5√3 cos, तो cos वाला फंक्शन वाई एक्सिस पर आ गया। तो ये a2 हो गया, तो a2 का वैल्यू हो गया अंडर रूट, पहले 5 बाहर निकाल लो, 3 + 1 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आ गया 3 और 1 4 का रूट, यानी ये 10 आ गया। तो a2 की वैल्यू 10 आ गई, a1 की वैल्यू भी 10 आ गई। अब दोनों का रेशियो अगर हम देखें तो a1/a2 का रेशियो हो गया 1:1। तो ऑप्शन इसलिए मैंने कहा था ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बट क्योंकि एम्स में आया हुआ था इसलिए मैंने इसको रख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए 20 सेकंड का टाइम है। ट्वेंटी टू 30 सेकंड आप ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो, हमें बीट फ्रीक्वेंसी चाहिए और वो होती है दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, एक हायर फ्रीक्वेंसी और एक लोअर फ्रीक्वेंसी। अब ये कह रहा है बीट फ्रीक्वेंसी कब डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है ऑन वैक्सिंग द हायर फ्रीक्वेंसी फोर्स, तो अगर हम इसके ऊपर वैक्स लोड करें तो वैक्स लोड करने से इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि मास बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये कम होगा तो ये डिफरेंस भी कम होगा, यानी बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कम होगी, याद है, फिर 0 होगी और फिर दोबारा से बढ़ना शुरू करेगी। तो खैर वो हमसे कम होना पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट बैठ गया, इसलिए मैंने कहा था आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये ऑप्शन नंबर डी पर होता फर्स्ट वाला, तो हमें एक एक ऑप्शन वेरीफाई करना पड़ता, उसके बाद फिर हमें सोचना पड़ता, बट अब जरूरत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा है एक फिर से थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, इंटरफेरेंस और बीट में क्या डिफरेंस है। आपको फिर से 20 सेकंड मिल रहा है। बस
तो इंटरफेरेंस और बीट्स का डिफरेंस हम बेसिक थ्योरी में पढ़ चुके थे। इंटरफेरेंस पोजीशन के साथ साथ और बीट्स टाइम के साथ साथ अकर करता है। तो इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव व्हाइल बीट इज नॉट, थे तो बिल्कुल गलत है। इंटरफेरेंस एंड बीट आर सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इंटरफेरेंस स्पेस के साथ, बीट्स आर विद टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए। गलत करके आने का कोई हमारे पास इसमें इनको गलत करके आएंगे फिर सही क्या करके आएंगे, तो ये स्कोप नहीं है इसमें गलत करने का और टाइम लेने का भी नहीं है। अब ये बहुत मजेदार प्रॉब्लम है, आपको इसमें मैं दे रहा हूं 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम, ठीक है ना। बट इस प्रॉब्लम की कहानी ये है कि ये बहुत कम बच्चों को आता होगा। तो 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम है। इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि इतनी देर में अगर कंसेप्ट आता होगा तो कर लोगे, तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो इस तरीके के प्रॉब्लम के लिए आप, मैंने माना आपके लिए नया है, ठीक है ना, क्योंकि जनरली आप नहीं करते ऐसा प्रॉब्लम, इसलिए मैंने लास्ट मोमेंट पे इसको रख दिया कि सीख करके जाओ। देखो O एक फ्री हैंड है, तो जब फ्री हैंड से रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, वेव जब सुपरपोज करती है तो उसका एम्पलीट्यूड एड अप होता चला जाता है। फिक्स्ड हैंड से होता है तो वो कैंसिल आउट होता चला जाता है और वेव इन्वर्ट होकर के आती है, जैसा अभी मैंने बताया था डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। तो कहानी ऐसी है कि जब आप फ्री एंड, तो जैसे मान लो ये फ्री एंड है, इस पे जब आप वेव को रिफ्लेक्ट कराओगे तो होगा क्या, ये वेव आगे बढ़ती जाएगी और ये फ्री एंड के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो आप नोटिस करोगे कि ये इस तरीके से ऊपर उठता चला जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, ये कितना ऊपर जाएगा जानते हो, अगर वेव का एम्पलीट्यूड ए है तो ये ए नहीं जाएगा, ये 2a डिस्टेंस ऊपर जाएगा, फिर ये वापस नीचे उतरेगा, ठीक है ना, और वेव अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करेगी विदाउट, देख लो, चेंज ऑफ शेप। तो शेप वैसा का वैसे रहेगा। तो ये होता है सुपरपोजिशन एट फ्री हैंड। और जबकि अगर ये फिक्स्ड हैंड होता तो क्या होता है, ये ऊपर नहीं जाता, ये वेव को धीरे धीरे नीचे रिफ्लेक्ट कराना शुरू कर देता है, यानी एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट करता चला जाता है जैसे जैसे वेव टकराती जाती है और फाइनली वेव इन्वर्ट होकर के हमें मिलती। तो अब सीन यहाँ का है, यहाँ पर हमें वेव स्पीड दे रखी है, शेप ऑफ वेव हमें पता करना है 3 सेकंड पर। अब 3 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस आगे जाएगी, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड है और 3 सेकंड के अंदर हमें पता करना है, तो ऑब्वियसली 3 सेंटीमीटर यानी इतना हिस्सा इसमें सुपरपोज हो चुका होगा। तो अब इतना हिस्सा अगर सुपरपोज हो चुका होगा तो हमें इस पॉइंट तक जाकर के सुपरपोजिशन को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहां पर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो ये O पॉइंट है जो कि फ्री हैंड की तरह काम कर रहा है। ये डिस्टेंस हमारे पास अब 1 सेंटीमीटर बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इतना हिस्सा सुपरपोज हो चुका होगा तो अब हमें इसका ओरिएंटेशन लिखना है, और क्योंकि इस जगह पर एम्पलीट्यूड ए तक नहीं जाती वेव, एम्पलीट्यूड जो होता है वो डबल हो जाता है, तो आप देखोगे कि ये जो वेव का सुपरपोजिशन होगा वो 2a डिस्टेंस तक जाएगा, और 2a अगर आप ऐड करोगे, एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वेव वापस से नीचे उतरना शुरू होगी और फाइनली क्या होगा, ये वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी विदाउट चेंज ऑफ शेप। तो कहानी ऐसी है, जब भी ये मिड पॉइंट का सुपरपोजिशन आपको कराना है तो एम्पलीट्यूड ए नहीं रखना, एम्पलीट्यूड को 2a तक ले जाना है। जैसे सपोज करो ये ट्रायंगुलर पल्स थी, अगर इस ट्रायंगुलर की जगह सर्कुलर होती तो क्या करते हम, इतना हिस्सा जब हम ओवरलैप कराते, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो मान लो ये डिस्टेंस हमारा समथिंग x ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारा x ले लेते हैं, एम्पलीट्यूड a ले लेते हैं। तो जब ये x डिस्टेंस बचा होता, ठीक, यानी इतना हिस्सा ऑलरेडी इसके अंदर जा चुका है, तो ये जाता कितने डिस्टेंस तक, 2a डिस्टेंस तक। तो ये इसका शेप का ओरिएंटेशन रहता। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक कंसेप्ट इसका, कि जब भी फ्री हैंड पर रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पर एम्पलीट्यूड एड अप होना शुरू हो जाता है, कैंसिल नहीं होता, उसके बाद वेव अपोजिट डायरेक्शन में आकर के रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है। तो अब आप इसका ओरिएंटेशन अगर चेक करोगे तो इसका आंसर डी करेक्ट है, ठीक है ना। तो मजेदार सवाल था मेरे ख्याल से, अगर बेसिक क्लियर है तो आंसर आएगा, अगर क्लियर नहीं है तो नहीं आएगा। चलते हैं आगे।
हाँ, ये भी एक आया हुआ प्रॉब्लम है। अब ये देखो, अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने फ्री हैंड से रिफ्लेक्शन कराया था, अब ये फिक्स्ड हैंड से रिफ्लेक्ट होकर के आया है और ये कंसेप्चुअल सवाल जनरेट हो रहा है। 30 सेकंड। तो बस इसको रोकते हैं। अब देखो, फिक्स्ड हैंड के रिफ्लेक्शन को हम किस तरीके से इसको क्लियर करते हैं वो ध्यान देना। अब हमें ये कह रहा है कि दोनों वेव पल्सेस की स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ये भी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। आफ्टर 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो रिलेटिव स्पीड होगी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो वी रिलेटिव हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। और टाइम दे रखा है हमें 2 सेकंड, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यानी 8 सेंटीमीटर। तो कहानी ये है कि 8 सेंटीमीटर यानी ये पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। अब क्या होगा, अब दोनों वेव इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी, क्योंकि दोनों अपोजिट फेज की हैं, तो एम्पलीट्यूड अब कैंसिल आउट होंगे। वहां क्या हुए थे, एड अप होना शुरू हो गए थे, यहां पर अब दोनों एम्पलीट्यूड कैंसिल आउट होना शुरू होंगे। तो ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी नेट जीरो आ जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट जीरो आ जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट जीरो आ जाएगा, यानी स्ट्रिंग का शेप बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग का शेप जब बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, तो फ्लैट होने पर जो एनर्जी होती है, एनर्जी कहीं लॉस नहीं होती इसके अंदर, या तो वो काइनेटिक के फॉर्म में रहती है, पोटेंशियल के फॉर्म में रहती है, यानी या फिर वो मिक्स रहती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यानी मैकेनिकल के फॉर्म में। तो अगर स्ट्रिंग का शेप जीरो हो चुका है, तो ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में आ जाएगी। तो इस जगह पर एनर्जी प्योरली काइनेटिक हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्योरली काइनेटिक यानी ऑप्शन बी करेक्ट। तो मेरे ख्याल से अब आपको दोनों वर्जन समझ आ गए होंगे। तो अगर फ्री हैंड पर रिफ्लेक्शन कराना है तो एम्पलीट्यूड को क्या करना है, ऐड करते जाना है, ठीक है ना। और अगर ए एम्पलीट्यूड तक की बात आ चुकी है तो वो 2a तक जाएगा। मैं एक बार और क्लियर कर दूं वो 2a वाला, अगर बहुत से बच्चों को डाउट रह गया हो, ठीक है ना। तो जैसे ये थी कहानी, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 सेंटीमीटर, आपने 2 क्यों लिखा। तो आप चेक करो, ये जो बाकी आधा पोर्शन है, ठीक है ना, जो आगे की तरफ है, वो इसी के ऊपर ओवरलैप कर गया है। ध्यान से सुनना, तो इसी के ऊपर ओवरलैप कर गया, चीजें सेम फेज में, तो ये चीज आपस में ऐड अप हो जाएगी। तो 1 और 1 ओवरलैप होने से ऐड अप हो जाएगा और फाइनली हमें जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो 2 सेंटीमीटर का मिलेगा। तो ये इसका छुपा हुआ था, बट ये प्रॉब्लम तभी क्लियर हो सकता है जब अगला वाला चीज आपको अच्छे से आ गया हो। तो जब भी आप सेम फेज वाली चीज यानी हार्ड सॉफ्ट हैंड पर रिफ्लेक्शन कराओगे तो ऐड करते जाना है, हार्ड हैंड पर रिफ्लेक्शन कराओगे तो ओवरलैप होने पर सबट्रैक्ट करते जाना है। तो स्ट्रिंग के शेप आपके डिफाइन हो जाएंगे। चलते हैं आगे। अब देखो आपके सामने फिर से 2 न्यूमेरिकल है। तो पहले न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको दे रहा हूं 30 to 45 सेकेंड। तो आंसर तो आना शुरू हो गया है, तो मैं इसको अब 40 पर रोक देता हूं। देखो इस टाइप का प्रॉब्लम कभी भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। लास्ट ईयर भी मैंने सिखाया था फेज 1 में भी कि इक्वेशन लिखो और फिर उसके हिसाब से आप डिफाइन कर लो। लेक्चर्स में बताया हुआ है व्हेन अ ट्यूनिंग फोर्क इज साउंडेड विद अनदर ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज इट प्रोड्यूसेस 2 बीट्स। तो 2 बीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो फॉर्मूला होगा आइदर 256 माइनस अननोन या फिर 2 इक्वल्स टू f माइनस 256। अब इसमें f अननोन है, देखते हैं अब अननोन को निकालने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। तो देखो कहता है नाउ बाय वैक्सिंग 256 हर्ट्ज, तो यानी ये अननोन को नहीं वैक्स लोड कर रहा है, ये नोन को ऊपर वैक्स लोड कर रहा है। ठीक है भाई कर लो। तो इसके ऊपर इसने वैक्स लोड किया। अब पहले हम अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, या फिर इसके ऊपर इसने वैक्स लोड किया, ठीक है ना। वैक्स लोड करने से ये कम होगा, ये कम होगा, तो ये भी कम होगा।
ओके, वैक्स लोड करने से ये काम होगा, ये काम होगा तो डिफरेंस बढ़ जाएगा। अब हमें देखना पड़ेगा जो नया बीट आया है वो कम आया है या ज्यादा आया है। तो नया बीट बिकम्स 1 यानी कम आया है, तो हमें पता चल गया कि ये वाला एक्सपेरिमेंट रहा होगा जिसमें 256 एफ से ज्यादा रहा होगा। तो अब हम एफ की वैल्यू बहुत आराम से निकाल लेंगे, उसको उधर ले जाओ तो आंसर आ जाएगा 254 हर्ट्ज। इसलिए इसमें कभी भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। ऑप्शन डी करेक्ट। अब आप देख रहे हो ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है ना, और इसमें भी आपको 30 to 45 सेकंड दिए, बट वैसे ये 30 सेकंड के अंदर आपका आ जाना चाहिए। करो कोशिश। तो मैं इसको रोक रहा हूं। कैसे पता चलेगा कि एक सेकंड में कहां कहां पर मैक्सिमा सुनाई दिया है? तो भाई बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? बीट फ्रीक्वेंसी होती है दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। पहले हमने वो निकाल लिया, हमें मिला 2 बीट पर सेकंड। इसका मतलब हुआ एक सेकंड में 2 बार आवाज मैक्सिमम हो रही है, ठीक है ना। ये मैंने फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, पहले भी सिखाया है, अभी भी सिखा रहा हूं। तो एक सेकंड में आवाज 2 बार मैक्सिमम हो रही है। कब कब? एक 1/2 सेकंड पर और एक 2/2 सेकंड पर। तो हो गया ना, एक सेकंड में 2 बार आवाज मैक्सिमम हो रही है। तो हाफ सेकंड, 1 सेकंड, इन दो टाइम इंटरवल पर हमें आवाज बार बार मैक्सिमम सुनाई दे रही है। अब आप चेक कर लो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हाफ सेकंड यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको 3 वेव का सुपरपोजिशन कराना है और नंबर ऑफ बीट पता करनी है। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आपको इसमें 30 to 45 सेकंड का टाइम लगेगा। लेक्चर में मैंने 4 वेव तक का सुपरपोजिशन सिखाया है, तो भाई लेक्चर वाले स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपका तो ये बहुत जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं रोक रहा हूं। देखो तरीका, जिन बच्चों को नहीं आता वो मेथड सीख लो। ये हमें 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें पता करना है कितनी बीट पर सेकंड हमें सुनाई देगी जब तीनों एक साथ ओवरलैप करेंगी, सुपरपोज करेंगी। तो सबसे पहले दो के पेयर लेते हैं। तो पहले 500 हर्ट्ज, ठीक है ना, और 501 हर्ट्ज। इन दोनों को अगर हम ट्यून करें तो बीट फ्रीक्वेंसी हमें जो सुनाई देगी वो इन दोनों का डिफरेंस यानी 1 बीट पर सेकंड। मतलब समझो 1 बीट पर सेकंड यानी एक सेकंड में एक बार आवाज मैक्सिमम, ठीक है ना। और वो कब मैक्सिमम? तो वो लिखो एट 1 सेकंड। तो 1 बीट पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में एक बार आवाज मैक्सिमम, और वो कब होगी? इन्वर्ट करके ले लो इसको 1 सेकंड। सपोज करो ये 3 बीट पर सेकंड आता, तो मतलब एक सेकंड में 3 बार आवाज मैक्सिमम, 1/3, 2/3, 3/3। तो इस तरीके से 4 आता तो 1/4, 2/4, 3/4। ये मैंने पहले भी सिखाया था, वापस सिखा रहा हूं आपको। तो यहां पर हमें आवाज एक बार मैक्सिमम सुनाई दे रही है एट 1 सेकंड। अब अगर इसी टाइम पे आवाज दोबारा मैक्सिमम सुनाई दी तो वो तो ऑलरेडी सुन ली है, थोड़ा ना डबल मैक्सिमम हो जाएगी, कान के पर्दे फट जाएंगे। नहीं, एक बार मैक्सिमम हो गया तो हम उसको रिकाउंट नहीं करेंगे। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा पेयर लेते हैं 501 एंड 502, ठीक है ना। इन दोनों को साउंड करें तो अगेन बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है 1 बीट पर सेकंड, यानी इसमें भी आवाज एक सेकंड पर मैक्सिमम सुनाई देगी। एक बार काउंट कर लिया, दोबारा काउंट नहीं करेंगे, यानी अभी तक हमें आवाज एक बार मैक्सिमम सुनाई दी है एट टाइम ऑफ 1 सेकंड। आगे चलते हैं। अब इसको पेयर लेते हैं। तो 500 और 502 हर्ट्ज। तो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी आ गई 2 बीट पर सेकंड। अब आता है यहां पर ट्विस्ट। तो 2 बीट पर सेकंड मतलब एक सेकंड में 2 बार। कब कब? हाफ सेकंड एंड 2/2 सेकंड, दैट मींस 1 सेकंड। पर 1 सेकंड इज ऑलरेडी काउंटेड, तो इसको हमने हटा दिया। अब हमने सारे पेयर काउंट कर लिए। अब चेक कर लो आवाज कितनी बार मैक्सिमम सुनाई दे रही है, हाफ सेकंड पर और 1 सेकंड पर। इसका मतलब इन तीनों को साउंड करने पर आवाज 2 बार मैक्सिमम सुनाई दे रही है। तो बीट फ्रीक्वेंसी इन तीनों के सुपरपोजिशन पर आ जाएगी 2 बीट पर सेकंड। तो ऑप्शन देख लो, बी करेक्ट, सॉरी ए करेक्ट। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट वाला ये अच्छा प्रॉब्लम है और इस तरीके का प्रॉब्लम जरूर अटेम्प्ट करना आना चाहिए आपको। 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम आपको इसमें लगेगा।
सोनोमीटर में कुछ नहीं होता, वो वही होता है अपना वायर से हम मास को सस्पेंड कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला NV/2L, ठीक है ना। तो इतनी देर में कैलकुलेशन आपकी हो जानी चाहिए। अब इसको रोक रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं टू ट्यूनिंग फोर्क A एंड B व्हेन साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूसेस 4 बीट पर सेकेंड। तो FA माइनस FB इक्वल्स टू 4 और FB माइनस FA इक्वल्स टू 4, क्योंकि हमें नहीं पता A बड़ा या B बड़ा, ठीक है ना। तो हमने दोनों ऑप्शन में ले लिए। दे आर इन यूनिसन, यूनिसन मतलब रेजोनेंस बोल सकते हो, विद सोनोमीटर ऑफ सेम टेंशन, टेंशन सेम है, लेंथ ऑफ वायर आर 128 एंड 130। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर जो होती है सोनोमीटर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसको लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग। तो FA बाई FB ये हो गया LB बाई LA के बराबर, विच इज 130 बाई 128, और ये आई थिंक डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 64 65। ठीक, चलो अब यहां से हमें पता चल गया FA बड़ा है और FB छोटा है, यानी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये रहा होगा। हमें पता क्या किसकी फ्रीक्वेंसी करनी है, A की। तो यहां से FB निकाला, 64 बाई 65 FA, बस लास्ट स्टेप है, और इसको उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो FA माइनस 64 बाई 65 FA इक्वल्स टू हो गया 4। तो ये आ गया FA का वैल्यू 4 इंटू 65, और 5 4 जा 20 20 और 24 25 26, 260 हर्ट्ज इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क A। तो ऑप्शन सी करेक्ट। तो मुश्किल तो नहीं था, बस दो चीजों को मिक्सअप करके ये बीट का प्रॉब्लम यहाँ डेवलप किया गया था। चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आप देख रहे हो, हाँ ये भी बीट्स का प्रॉब्लम है। 45 सेकंड से 1 मिनट, ऐसा प्रॉब्लम आपने फेज 1 में किया हुआ है, लेक्चर्स में किया हुआ है, तो अटेम्प्ट करो इसको। पहले अरेंज कर लेना 31 ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है ना। उसके बाद एक एक की फ्रीक्वेंसी लिखना, फिर कंडीशन लगाओ। तो मैं इसको अब रोक रहा हूं। देखो, तो 31 ट्यूनिंग फोर्क है, तो ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, बस, और ये 30th होगी, एंड इधर ये 31st फोर्क होगी। अब क्या बोल रहा है, ईच फोर्क व्हेन साउंडेड विद द क्लोजेस्ट फोर्क प्रोड्यूसेस 3 बीट पर सेकंड, यानी इनका डिफरेंस 3 है। तो ये F ले लिया, ये F प्लस 3 हो गया, ये F प्लस 1 इंटू 3 हो गया, ठीक है ना, सॉरी 2 इंटू 3 हो गया। तो आप देख रहे हो थर्ड वाले में 2 इंटू 3 आ रहा है, अगले वाले की हो जाती है F प्लस 3 इंटू 3, और फिफ्थ वाले की हो जाती है F प्लस 4 इंटू 3। तो अगर हम 31st ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो ये हो जाएगी F प्लस 30 इंटू 3। तो चेक कर लो, इस तरीके से ये पूरा का पूरा सीक्वेंस डिजाइन होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज 5 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट फोर्क, तो इसकी फ्रीक्वेंसी का 5 टाइम्स है। तो F प्लस 90 इक्वल्स टू 5 टाइम्स फर्स्ट फोर्क की फ्रीक्वेंसी, तो 4F इक्वल्स टू 90। तो F की वैल्यू हमारे पास आ गई 45/2 यानी 22.5 हर्ट्ज। अच्छा, पूछा गया है देन वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क, तो इसका आंसर हमें निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 31st फोर्क हमारे पास आ गई F विच इज 22.5 प्लस 90, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 112.5 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क।
आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो मेन इस प्रॉब्लम का खेल बस ये है कि आपको ये सीक्वेंस बनाना आना चाहिए। ये बस जैसे फेज 1 में मैंने सिखाया था, यहां पर भी वापस से आपको रिवाइज करा दिया। तो अब ये प्रॉब्लम गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके का प्रॉब्लम आपको तकरीबन हर मॉड्यूल में मिलेगा, हर टेस्ट के अंदर आपको ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ मिलेगा। तो वहां जब आप करोगे तो आपका ये गलत नहीं होगा। आप चलते हैं आगे। ओके, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पर अच्छा प्रॉब्लम है। इसको कैलकुलेट करो, 45 सेकंड तक का आपके पास इसमें टाइम है। आई थिंक आ गया है आपका ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। बस एक छोटी सी गलती होती है, वो मैं करेक्ट कर दूं इसके अंदर, तो मैं इसको अब रोक रहा हूं। देखो, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है, इसलिए यहां पर इंटरफेरेंस की जगह बीट्स का कंसेप्ट होल्ड करेगा। मतलब टाइम के साथ साथ क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी। हमसे ये पूछ रहा है कितनी बीट पर सेकंड सुनाई देंगी। तो पहले इधर और इधर की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये 400 फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये ओमेगा है, ठीक है ना। 400 पाई ओमेगा, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो 2 पाई f1 इक्वल्स टू 400 पाई। तो f1 की वैल्यू आ गई 200। सिमिलरली f2 की वैल्यू निकालोगे तो दिस इज 202, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। तो बीट फ्रीक्वेंसी हमें सीधे मिल गई 2 बीट पर सेकंड, यानी एक सेकंड में आवाज 2 बार मैक्सिमम होगी। अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। तो आई मैक्स बाय आई मिन का रेशियो तो फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत कम है तो हम उसके ऊपर डिपेंडेंस यहाँ पर लेते हुए नहीं चल रहे। तो रिजल्ट आ जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बाय a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। a1 प्लस a2 हो गया 4 और 3 7, यानी 7 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 49:1। अब आप ऑप्शन देख लो, 2 बीट पर सेकंड, तो ये नहीं 2 बीट पर सेकंड और रेशियो 49:1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं आगे। ओके, अब वापस से हमारे पास कुछ थ्योरी पार्ट आता है और इसके अंदर फिर से अच्छे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएंगे। साउंड वेव के ऊपर भी मैंने एक अप्रॉक्सीमेशन का प्रॉब्लम रखा है, तो ध्यान से देखना। तो साउंड वेव की अगर हम जनरल स्पीड की बात करें तो ये होती है अंडर रूट ई बाय रो, जहाँ ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जहां इलास्टिसिटी नहीं होगी वहां साउंड वेव प्रोपगेट नहीं कर पाएगी, इसलिए साउंड वेव को मीडियम की जरूरत होती है। बिना मीडियम के साउंड वेव प्रोपगेट नहीं कर सकती। सॉलिड के अंदर प्रोपगेट करती है तो ट्रांसवर्स तरीके से, लिक्विड और गैस के अंदर प्रोपगेट करती है तो लॉन्गिट्यूडनल तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, सॉलिड के अंदर अगर हम देखें स्पीड ऑफ साउंड का तो अंडर रूट वाई बाय रो, जहां वाई हो जाता है यंग मॉडुलस, और अगर हम लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर देखें तो अंडर रूट बी बाय रो, जहां बी होता है बल्क मॉडुलस। यहाँ दो फॉर्मूले आते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला और फिर न्यूटन्स लाप्लास करेक्शन। न्यूटन ने क्या किया था, सारा कुछ दिया हुआ है मैंने। साउंड प्रोपगेशन आइसोथर्मल माना था, तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की वैल्यू प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होती है। तो स्पीड का फॉर्मूला आया अंडर रूट पी बाय रो या फिर अंडर रूट आर टी बाय एम। ये रिलेशन गलत है। फिर लाप्लास करेक्शन था, उसने सही करेक्शन दिया कि साउंड वेव का प्रोपगेशन आइसोथर्मल नहीं होता, एडियाबेटिक होता है। तो एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा पी हो जाती है, जहां गामा को हम बोलते हैं सीपी बाय सीवी, यानी एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ गैस। तो स्पीड का करेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट गामा पी बाय रो या अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे साउंड वेव का डिपेंडेंस टेम्परेचर, प्रेशर के ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर कैसे होता है। तो साउंड वेव रूट टी के प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा। v वर्सेस t ग्राफ अगेन पैराबोलिक ग्राफ रहेगा, क्योंकि v स्क्वायर आ जाएगा और उधर t आ जाएगा, तो एक की पावर 2 एक की पावर 1, तो v t ग्राफ बिल्कुल पैराबोलिक ग्राफ रहेगा, ओपनिंग उसकी t एक्सिस की तरफ होगी। नेक्स्ट, अगर मॉइस्चर बढ़ता चला जाए तो मॉइस्ट एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू ड्राई एयर, क्योंकि मॉइस्चर बढ़ने से डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ एयर कम हो जाती है, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए मॉइस्चर के अंदर स्पीड ज्यादा मिलेगी। अब अगर हम प्रेशर चेंज करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, खैर आपने बेसिक थ्योरी में पढ़ा होगा बट मैं रिवाइज करा रहा हूं तो सारी बातें बोल के खत्म करूंगा। तो अगर हम प्रेशर चेंज करें विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहती है, क्योंकि पी बाय रो जो होता है आइडियल गैस इक्वेशन से आर टी बाय एम के बराबर होता है। तो प्रेशर चेंज करेंगे तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, और राइट साइड अगर कांस्टेंट है तो लेफ्ट साइड भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर प्रेशर चेंज करने का एट कांस्टेंट टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं हम
डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव। देखो साउंड के वेरिएशन से क्या होता है, कहीं पर प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है, कहीं पर प्रेशर मिनिमम हो जाता है। तो ये जो प्रेशर का वेरिएशन होता है उसको बोलते हैं हम प्रेशर वेव। प्रेशर वेव डिस्प्लेसमेंट वेव के बिल्कुल अपोजिट चलती है। जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड वहां प्रेशर का एंटी नोड, मतलब जहां डिस्प्लेसमेंट मिनिमम वहां प्रेशर मैक्सिमम। तो बिल्कुल आप अपोजिट समझ करके चलो। तो आप देखो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आपको मिलेगा अभी π/2। तो एक साइन फंक्शन में चलेगा तो एक कॉस फंक्शन में, एक जीरो है तो वहां दूसरा मैक्सिमम है, दूसरा मैक्सिमम है तो पहला वहां जीरो है। तो इस तरीके से करके डिस्प्लेसमेंट और साउंड का, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर का आपस में 36 का आंकड़ा रहता है, ठीक है ना। ये जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है इसका फॉर्मूला होता है बी के, ठीक है ना, या ए बी के आप याद रख सकते हो। बी हो जाएगा बल्क मॉडुलस, के अपना वही 2π/λ, ए जो हो गया वो एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल। तो साउंड लेवल की इंटेंसिटी का फॉर्मूला 10 log ये I/I0 है, ठीक है ना। आई होगी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, I0 स्टैंडर्ड, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी होती है, वैल्यू 10 की पावर -12 होता है। चेंज इन साउंड लेवल ये भी मैंने बताया था आपको, β2 - β1 अगर हम निकालें तो β2 - β1 का फॉर्मूला हो जाएगा 10 log I2/I1, ठीक है ना। तो अब इस पे हम लोग कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखना शुरू करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो आपका इंटेंसिटी के ऊपर है, तो आप इसको अटेम्प्ट करो। 30 से 45 सेकंड का टाइम आपको इसमें लगना चाहिए। सिंपल ही है, ठीक है ना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं इसको अब रोक रहा हूं। देखो ये बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट 3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ स्मॉल लाउड स्पीकर ऑफ पावर दिस मच इज इतना। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। और एरिया क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल सराउंडिंग का लेंगे 4πr²। तो ये कह रहा है इंटेंसिटी जो दे रखी है वो 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, पावर 10 वॉट है, जब डिस्टेंस 3 मीटर है। तो अब पावर अगर हम डबल कर दें, डिस्टेंस भी हम 6 मीटर कर दें तो नई इंटेंसिटी कितनी होगी। तो पहले रेशियो ले लेते हैं। तो I1/I2 इक्वल्स टू P1/P2 टाइम्स R2/R1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको बहुत आराम से सिंप्लीफाई कर देंगे। पहले की इंटेंसिटी हमें दे रखी है 2, बाद की इंटेंसिटी हमें निकालनी है। पहले की पावर हमें दे रखी है 10 वॉट, बाद की पावर हमने डबल कर दी 20 वॉट। डिस्टेंस जो है वो बाद में 6 मीटर हो गया, पहले 3 मीटर था, का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो 2/I2 इक्वल्स टू ये हो गया 1/2 और इधर हमारे पास 4:1। तो I2 की वैल्यू आ गई 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से इसमें पूरा का पूरा आपका इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ रिवीजन हो गया, ठीक है ना। दूसरा प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, एक बार आप इसको अटेम्प्ट करो। इसमें आपको 30 सेकंड से 45 सेकंड का टाइम लगेगा। ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें आप कुछ और सोचोगे आएगा कुछ और, तो इसलिए ढंग से सोचना। बहुत से बच्चे कहेंगे हम उल्टा सोचेंगे हमारा सीधा आएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा आप उल्टा सोच रहे हो। ठीक है, तो मैं इसको अब रोक रहा हूं। देखो इसमें पता है क्या, कहां पर एक हर्डल आता है, कहां पर नेगेटिव मार्क्स होने का चांस है। कह रहे स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन गैस में v है। तो हम जानते हैं स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होती है। तो पहले मोलर मास हो गया ऑक्सीजन का विच इज 32। बाद में क्या किया हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर ले लिया। तो अब हमें पता करना है स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। जनरली क्या होता है, यहाँ स्टूडेंट ये सोचता है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिक्स कर दी, मोलर मास तो बढ़ गया। ठीक, ऐसा अचानक से ध्यान में आता है जब किस्मत खराब चल रही होती है तो ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर मास हमने मिक्स कर दिया तो मोलर मास तो बढ़ गया। मोलर मास बढ़ गया तो स्पीड कम हो गई और वहां उसका बेड़ा गर्क हो गया, नेगेटिव मार्क लेके आ गया। सोच लो, मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालने का तरीका होता है N1M1 प्लस N2M2 बाय N1 प्लस N2। अब मोल्स उधर ही नहीं रखे तो इक्वल लेते हुए चल लेते हैं, ठीक है ना। उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि बढ़ेगा या कम होगा। तो इक्वल मोल ले लेते हैं। तो 1
हाइड्रोजन का 2 हो गया मोलर मास, इसका 1, ऑक्सीजन का हमारा 32 हो गया, भाई नीचे 2 आ गया, 34/2, ठीक है ना। 34/2 ये आ गया हमारे पास 17। पहले कितना था भाई, तो पहले सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का था जो कि 32 था। अब कितना मिक्सचर का, अब मिक्सचर का मोलर मास आ रहा है 17। तो खुद आइडिया लगा लो, मोलर मास बढ़ा नहीं कम हो गया। तो ये उल्टी गंगा बह गई। इसलिए मैंने कहा आप अगर सही से नहीं सोचे तो आपका आंसर कुछ और आएगा। बहुत से हम तो उल्टा सोचेंगे, अरे तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम उल्टा सोच रहे हो। तो कंसेप्ट सही लगाना पड़ेगा। मोलर मास यहाँ कम हो गया, मोलर मास कम हो गया तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लिख लेना और एक बार वापस से जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, मिक्सचर अगर हम गैसेस का लेते हैं तो मोलर मास की वैल्यू बढ़ती नहीं, उल्टा कम हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, अगर हम ऑक्सीजन के साथ ऐसी गैस मिक्स करते जिसका मोलर मास ऑक्सीजन से ज्यादा होता तो क्या होता। जैसे अभी हमने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का हो गया 32, कोई ऐसी गैस ले लो जिसका मोलर मास ऑक्सीजन से ज्यादा हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज ना हो। तो नाइट्रोजन का आई थिंक होता है 1428, तो वो भी कम ही होता है। तो आपको कोई एक ऐसी, चलो CO2 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, CO2 का 44 होता है, ठीक है ना। अब चेक करके देख लो, 32 + 44/2 चेक करते हैं। तो 32 + 44/2, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा 6 और 4 और 3 7, 76/2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38। तो अब बड़ा है, समझे। तो गणित ये है, मोलर मास तब बढ़ेगा, ठीक है ना। अब ये ज्ञान की बात है, ध्यान से सुनना। जब हम ऐसी गैस मिक्स करें पहले वाली गैस के साथ जिसका मोलर मास पहले से ज्यादा हो, मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर आप हाइड्रोजन मिक्स करोगे तो मोलर मास बढ़ने की जगह कम हो जाएगा, पर ऑक्सीजन के साथ ऐसी गैस मिक्स करोगे जिसका मोलर मास ऑक्सीजन से ज्यादा होगा तो मोलर मास बढ़ जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। तो अब ये मतलब आपके बोलते हैं ना, ज्ञान मिल गया अब हमें, ठीक है ना। अब गलती नहीं होगी आपकी इसके अंदर। तो कब बढ़ेगा कब कम होगा, जब हम ऐसी गैस मिक्स करेंगे जिसका मोलर मास प्रीवियस गैस से ज्यादा होगा तो बढ़ जाएगा, प्रीवियस गैस से कम होगा तो कम हो जाएगा। अब आप इस प्रॉब्लम में गलती नहीं करोगे, आपका यह सही जाएगा। चलते हैं आगे। ये थोड़े से बकवास सवाल है, इसका आंसर आप 15 सेकंड के अंदर जल्दी से दे दो। तो न्यूटन लाप्लास फॉर्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम, 15 सेकंड भी ज्यादा ही दे दिए, सुनो और रिएक्ट कर दो। बहुत है, रोक दे रहा हूं। एडियाबेटिक चेंज, तो एडियाबेटिक पीवी की पावर गामा से, इसको हम लोगों ने डिराइव किया। बी एडियाबेटिक की वैल्यू गामा पी के बराबर होती है। करने की जरूरत नहीं, बस बेसिक का पार्ट है, पता होना चाहिए। अब मैं न्यूमेरिकल वर्जन पर आ रहा हूं। ये एक थोड़ा सा ठीक ठाक न्यूमेरिकल है, आपको 45 सेकंड से 1 मिनट का टाइम इसके अंदर लगेगा। करो अटेम्प्ट। इंक्रीज इन वेलोसिटी निकालना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज के लिए। तो आई थिंक अगर आना होगा तो आ गया होगा। देखो कैसे करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला हो गया √। मजेदार है सवाल, मैंने आपको पहले ही बोले थे ऐसे सवाल रखे, आसान भी है तो मुश्किल भी है, ठीक है ना। चीजें ऐसी भी हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं और चीजें ऐसी भी है जो आपको अटका सकती हैं। तो इसलिए हर चीज का मिक्सर इस फेज 2 के अंदर है। कर लिया तो परफेक्ट हो जाओगे, फिर नंबर आपके नहीं कटेंगे। अब देखो बेटा, टेम्परेचर पहले था 0, आपको चेंज करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो यानी टेम्परेचर का चेंज बहुत कम है। तो लगाओ एरर का तरीका, तो डेल्टा V बाई V इक्वल्स टू हाफ डेल्टा T बाई T, ठीक है ना। तो ये जो पैटर्न है ये भी काफी एग्जाम के अंदर आ जाता है और इवन आपको कई टेस्ट के अंदर भी मिलेगा। तो इस तरीके का पैटर्न आपको आना जरूरी है। तो आपको चेंज निकालना है, ठीक है ना, इंक्रीज निकालना है। तो डेल्टा V की वैल्यू होगी V/2 डेल्टा T बाई T। V हमें दे रखा था 332 बाई 2, डेल्टा T हो गया 1 और T की वैल्यू, डेल्टा T आप चाहे सेंटीग्रेड में लो चाहे केल्विन में लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट T आपको केल्विन में ही रखना पड़ेगा। तो 0 डिग्री था तो इसको हमने 273 रखा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको तो ये आ जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो मैंने किया हुआ है 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, इसके लिए भी आपको 45 सेकेंड तक का टाइम दिया मैंने।
ठीक है ना। देखो आप इसके अंदर साउंड लेवल और इंटरफेरेंस का मिक्सचर है, इसलिए अच्छा प्रॉब्लम है, कठिन नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको रोक रहा हूं। तो ये कह रहा है दो कोरेंट सोर्सेज हैं जिनकी इंटेंसिटी का रेशियो 4:1 है। तो ये कह रहा है डिफरेंस इन साउंड लेवल इन डेसिबल बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी व्हेन इंटरफेरेंस टेक प्लेस। तो बीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम इंटेंसिटी हो रही है तो फॉर्मूला हो गया 10 log I max by I नॉट। I max का फॉर्मूला ध्यान रखना अपना I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली बीटा जब मिनिमम इंटेंसिटी हम देख रहे हैं तो हो गया 10 log I min बाय आई नॉट। ओके, अब हमें निकालना है इनका डिफरेंस। तो बीटा मैक्स वाले का माइनस बीटा मिन वाले का ये डिफरेंस हो गया 10 log I2 बाय, इसको हम सीधे सीधे लिखेंगे तो आई आ जाएगा ये आई मैक्स बाय आई मिन। अब बाई कैसे आ गया, log A माइनस log B, log A बाय B होता है यार, तो डिवाइड मार लो, आई नोट कट लेगा तो आई मिन, बस अब पुट कर दो। तो मजेदार सवाल था ये। तो डेल्टा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 log आई मैक्स की वैल्यू होगी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। कहाँ गया रूट, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स ये हो गया 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 2 को बाहर ले लो तो 20 log 3। तो 20 log 3 मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज के वक्त जो साउंड लेवल है उनका डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट। तो एक और मजेदार सवाल मेरे ख्याल से आपको आ गया। चलते हैं आगे। अब देखो, अब फिर से हमारे सामने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन आ रहा है। ये हमारे पास आ रहा है स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव का पोर्शन, साथ में हम देखेंगे डॉपलर इफेक्ट भी इसके साथ आ जाएगा, रेजोनेंस कॉलम भी आ जाएगा। तो खेल मजेदार है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव तब फॉर्म होती है जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में सुपरपोज कर रही हो, एक इंसिडेंट हो तो दूसरी रिफ्लेक्टेड हो। रिफ्लेक्टेड ध्यान है ना, कहां से वो रिफ्लेक्टेड वाला भी क्लियर होना चाहिए, या तो सॉफ्ट रिफ्लेक्शन हो या हार्ड रिफ्लेक्शन हो। तो ऐसे में जब ये सुपरपोज करती है तो एनर्जी दो पॉइंट के बीच में फिक्स होकर के रह जाती है जिनको हम नोड बोलते हैं। तो एनर्जी क्योंकि फिक्स होकर रह जाती है इसलिए इस वेव का नाम स्टैंडिंग वेव होता है, रुकी हुई वेव। ठीक है ना। तो अब जरा चेक करो, यहां पर मैंने दो वेव ले ली, एक ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जो कि इंसिडेंट वेव है, दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव है। ठीक है ना, जिसका फेज चेंज नहीं है, यानी ये सेम फेज वाली वेव है, यानी सॉफ्ट रिफ्लेक्शन वाली, आप हार्ड रिफ्लेक्शन भी ले सकते हो। सुपरपोज कराने पर हमारे पास ये रिजल्टिंग इक्वेशन आ जाती है। जरा इस इक्वेशन का फॉर्मेट देख लो। 2a साइन के एक्स भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ वेव के ऊपर। इसको हम बोलते हैं रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। जब ये रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड जीरो होता है, यानी कॉस के एक्स का टर्म जीरो होता है या साइन के एक्स का टर्म जीरो होता है, तो फॉर्म होते हैं नोड। ठीक है ना, नोड फॉर्म होते हैं। अब जैसे कॉस के एक्स को जीरो किया तो ये आगे लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4। हर नोड के बीच का डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होता है। और जब ये मैक्सिमम होता है, प्लस माइनस 1 यहाँ टेक्निकली होना चाहिए, तो हम बोलेंगे यहाँ पर एंटी नोड का फॉर्मेशन होता है। तो 0 लैम्डा बाय 2, लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है ना, तो इन जगह पर हमारा एंटी नोड का फॉर्मेशन होता है। एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली डबल हो जाता है, नोड पर एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। ठीक है ना। स्ट्रिंग जो होती है दो नोड के बीच में एनर्जी फिक्स होकर के रह जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग वेव। ओके, अब क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे यहाँ पर हम लोग टर्म देख लेते हैं। जैसे स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग यहाँ दो तरीके की, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हैंड या स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन हैंड। तो आप देख रहे हो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हैंड, ये रिजेंबल करती है ओपन ऑर्गन पाइप को। तो मैं इस टाइमर को हटा रहा हूं। तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हैंड रिजेंबल्स ओपन ऑर्गन पाइप। जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला NV/2L। ठीक है ना, L का फॉर्मूला N λ/2। N यहाँ पर हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो हार्मोनिक जो होते हैं वो N के बराबर होते हैं और N-1 को हम बोलते हैं ओवरटोन। तो चेक कर लो जरा इधर। तो यहाँ पर हमारा एक लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है ना, और इसको फंडामेंटल टोन बोलेंगे। यहाँ पर दो लूप का फॉर्मेशन हो रहा है तो N की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, तो दिस इज सेकंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन। तो आप जब इसको देखोगे तो उसको बोलोगे nth हार्मोनिक या फिर N-1th ओवरटोन। सिमिलरली यहाँ ऑर्गन पाइप में भी, ऑर्गन पाइप में और इसमें अंतर ये है, यहाँ स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला √T/μ होगा स्ट्रिंग के ऊपर, यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला √γ/RT/m होगा। ठीक है ना, तो ये बस बेसिक डिफरेंस है। फिर आता है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड विच रिजेंबल्स एज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप COP। इसकी जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2n-1
V/4L, तो ऑड नंबर आ रहा है यहाँ पर। L का फॉर्मूला 2n-1 λ/4। हार्मोनिक यहाँ ऑड बनते हैं, ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला 2n-1 ही रहता है, और ओवरटोन अपनी वही सेम रहती है n-1। तो अब जैसे मान लो आपने सुना थर्ड ओवरटोन है, आपको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है, तो आपने ओवरटोन n-1 डाला, n की वैल्यू हमें मिल गई वहां पर, जो भी ओवरटोन दे रखी है थर्ड दे रखी है, तो n की वैल्यू मिल गई 4। फिर आपने फ्रीक्वेंसी के लिए n को 4 यहां डाल के फ्रीक्वेंसी को अरेंज कर लिया, ठीक है ना। तो ये हमारे जनरल फॉर्मूले हो गए, ये रेगुलर क्लासरूम स्टडी में हम लोग करते ही हैं, तो एक बार मैंने रिवाइज करा दिया। अब आप देखो रेजोनेंस ट्यूब, तो रेजोनेंस ट्यूब से हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं। इसमें वाटर लेवल को हम धीरे धीरे क्या करते चले जाते हैं, कम करते चले जाते हैं, और अलग अलग लेंथ पर रेजोनेंस मिलता है। मैं एक बार डायग्राम याद दिलाऊं आपको, तो ये रहा रेजोनेंस कॉलम, इसको वाटर रिजर्वायर से कनेक्ट किया, यहां तक पानी भरा हुआ है। अब मान लो ये एक्ट कर रहा, मान क्या लो ये एक्ट कर रहा है हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह, तो ये बनी इसमें फंडामेंटल टोन, या फिर बोलो आप फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये जो आप देख रहे हो ना एंटी नोट, ये यहाँ पर नहीं होता, ये कुछ ऊपर जाकर के होता है, इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। ये हो गई लेंथ ऑफ पाइप L1, तो L1 प्लस E की वैल्यू λ/4 के बराबर हो गई। नेक्स्ट जब हम पानी का लेवल और कम करते हैं तो अगली लेंथ मिलती है L2, तो L2 प्लस E हो जाता है 3 λ/4। नेक्स्ट और कम करोगे तो L3 प्लस E 5 λ/4 एंड अप टू सो ऑन। इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो हमें लैम्डा मिल जाता है, तो वो आपके सामने है, ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1। लैम्डा को पुट कर दें तो एंड करेक्शन मिल जाता है, एंड करेक्शन की वैल्यू होती है L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाय 2। तो जब L2 3L1 के बराबर हो, इसका मतलब ये निकला कि ये जो आप देख रहे हो ना एंड करेक्शन, ये जीरो होगा, यानी जो एंटी नोड होगा डिस्प्लेसमेंट का वो बिल्कुल ट्यूब के टॉप पर फॉर्म होगा, यानी प्रेशर का नोड बिल्कुल टॉप पे फॉर्म होगा। सुना मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड तो प्रेशर का नोड, दोनों बिल्कुल उल्टे चलेंगे। ओके, ये आपका होगा। सर ये 3 क्यों लिख दिए, आगे पता चलेगा, जानबूझ के लिखे, एक सवाल है इसके ऊपर बड़ा मजेदार, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम आते हैं डॉपलर इफेक्ट इन साउंड पर, तो इसका मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट ही दिया था, और हमारा वही था कि जब भी देयर इज रिलेटिव मोशन, तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय ऑब्जर्वर का फॉर्मूला F V माइनस V नॉट V माइनस VS। V और VS के साइन लेने होते हैं, साइन लेने का तरीका मैंने आपको बताया, जो भी ये सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ हो उसका साइन पॉजिटिव, ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ हो उसका साइन नेगेटिव, ठीक है ना। तो हम मैनेज कर लेंगे इसका फॉर्मूला जैसे ही आगे आएगा। अब डॉपलर इफेक्ट लाइट का भी मैंने यही इंट्रोड्यूस कर दिया। लाइट में क्या होता है, यहाँ हमें कोई ऑब्जर्वर सोर्स की वेलोसिटी नहीं चाहिए होती, हमें डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए होती है। अब यहाँ तो अप्रोच कर रहा होगा या फिर रिसीड कर रहा होगा, दो ही सीन बनते हैं। अगर अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ उल्टा कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो शिफ्ट को बोलते हैं वॉलेट शिफ्ट, ठीक है ना। तो ये हो गई वॉलेट शिफ्ट। तो फ्रीक्वेंसी यहां पर बढ़ती है तो फॉर्मूले बड़े आसान है, 1 प्लस न्यू बाई सी, बढ़ने का सिंबल हो गया। वेवलेंथ यहां पर कम हो जाती है तो एपरेंट वेवलेंथ का फॉर्मूला 1 माइनस वी बाई सी इंटू लैम्डा। तो बस ध्यान ऐसे रखो कि रिलेटिव मोशन ऑफ अप्रोच है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो 1 प्लस वी बाई सी, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ उल्टा हो जाएगा, यानी कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर रिसीड करेगा, दूर जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम होगी, तो 1 माइनस वी बाई सी आ जाएगा टाइम्स न्यू, और वेवलेंथ जो होगी उल्टा यानी बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो दो शिफ्ट मिलती हैं, एक हमारी वॉलेट शिफ्ट या रेड शिफ्ट, इसको ब्लू शिफ्ट भी कई बार बोल देते हैं, तो बात एक ही सी है। फिर यहाँ पर वेवलेंथ के हिसाब से आप चेक कर लेना शिफ्ट, तो वेवलेंथ कम हो तो ब्लू या वॉलेट शिफ्ट बोल लो, वेवलेंथ बढ़े तो आप इसको रेड शिफ्ट बोल लो। अब प्रॉब्लम की बारी, तो अब आप जो प्रॉब्लम देख रहे हो, फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये जो प्रॉब्लम है बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है, आपको इसमें नानी याद आ जाएगी। 1 मिनट लगेगा आपको ये करने में, ठीक है। तो मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, करो इसको, दिमाग लगा के करना। पहला ही सवाल मैंने आपको रेजोनेंस कॉलम का उठा के पटक दिया, नया सवाल बिल्कुल। और जिनका आ भी गया होगा तो नेगेटिव होने का चांस इसमें मैक्सिमम है, मैं बताता हूँ, बड़ा खतरनाक है ये सवाल, देखना आप।
तो आई थिंक इसको रोका जाए और सीखा जाए, ठीक है ना। ये ऐसा प्रॉब्लम है जो सीखना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में कई ऐसी चीजें थी जो आपको अच्छी लगी होंगी सीख करके, जैसे सुपरपोजिशन, वो जो था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का सवाल था, फिर बीट्स के अंदर सवाल था, फिर ये सवाल है। तो मतलब बड़ी मजेदार चीजें, इनको अगर आप सीख गए और ऐसे मिलते जुलते प्रॉब्लम आ गए, फिर आप गलती नहीं करोगे। तो ये बोला ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज इज जस्ट अबव अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये रही सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर। वाटर इज स्लोली पोर्ड इन द ट्यूब, तो हम इसके अंदर वाटर डालते जाते हैं स्लोली। तो आप देख रहे हो ना, लेंथ ऑफ कॉलम कम होता चला जा रहा है। ओके, हमें निकालना मिनिमम हाइट ऑफ वाटर, हमें लेंथ ऑफ कॉलम की मिनिमम नहीं, वाटर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम इसके अंदर रेजोनेंस सेटअप करेंगे तो ऑब्वियसली हमें ये लेंथ चाहिए होगी, यानी लेंथ ऑफ सीओपी चाहिए होगा। तो ये लेंथ ऑफ सीओपी हमें मिनिमम नहीं चाहिए, हमें लेंथ ऑफ वाटर जो है वो मिनिमम चाहिए। तो सीओपी की जो लेंथ होगी यार वो मैक्सिमम चाहिए। दिमाग घूम गया होगा इतनी देर में कि ये क्या बोल गए सर, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम मिनिमम, ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम ही होगा ना, क्योंकि टोटल तो जोड़ जाड़ के 120 के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर एक चीज मिनिमम हो गई तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगी। अब हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखते हैं। तो जो यहाँ की फ्रीक्वेंसी वो यहाँ की फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंदर अगर आप फ्रीक्वेंसी के मोड सेटअप करोगे, तो ये मैंने एक जनरल सा एग्जाम्पल दे दिया, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2n-1 v/4l। ये l क्या, किसकी लेंथ, ये वाली लेंथ, ठीक है ना, जो एयर कॉलम है उसकी लेंथ है, सीओपी की लेंथ है। तो अगर सीओपी की लेंथ मैक्सिमम होगी तो वाटर कॉलम की मिनिमम होगी। पहले हम सीओपी की मैक्सिमम लेंथ निकालेंगे, फिर एलडब्ल्यू मिनिमम निकालेंगे। पुट करते हैं तो 340, ये हो गया ऑड नंबर, मैंने इसको m डाल दिया, जो कि आप जानते हो यही आदत है, m की वैल्यू 1, 3, 5 अप टू सो ऑन पुट करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड देखो कितना दे रखा है, 340/4 लेंथ ऑफ सीओपी। तो एल सीओपी का वैल्यू आ गया m/4, मतलब ब्रेक करो उसको 1/4, ठीक है ना। ये किस में चल रहा है अपना 1/4, ये मीटर पर सेकंड में आया ना, तो 1/4 मीटर और ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो हम इसको एक काम करते हैं सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/4 मीटर हो गया अपना 25 सेंटीमीटर, तो 25 m। अब पुट करो यार इसको, तो 25 m ऑड नंबर है, तो 1 पुट करा तो 25 सेंटीमीटर आ गया, 2 तो कर नहीं सकते, 3 पुट करा तो 75 सेंटीमीटर आ गया, और फिर हमने 5 पुट करा तो 125 सेंटीमीटर आ गया। ये हो नहीं सकता क्योंकि टोटल लेंथ हमारी कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सीओपी की मैक्सिमम लेंथ कितनी पॉसिबल है, 75 सेंटीमीटर, यानी आप इसे ज्यादा से ज्यादा 75 तक रख सकते हो, तब जाकर के आपका ये थर्ड हार्मोनिक यहाँ पर फॉर्म होगा, यानी सेकंड ओवरटोन बनेगी। समझ गए आप मेरी बात। अब सीओपी की मैक्सिमम लेंथ हमें मिल गई कितनी, 75, तो हमें लेंथ ऑफ वाटर कॉलम की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब ये कितनी होगी, 120 में से माइनस कर दो, तो 120 माइनस 75 देखेंगे कितना आता है, 5 और 11, 7, 4, 11, यानी 45 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। था ना मजेदार, थोड़े धुएं निकल गए होंगे आपके इस सवाल के अंदर। तो इस तरीके का एक थोड़ा सा नया प्रॉब्लम क्रिएट करके मैंने डाला था, ताकि आपको अच्छा सा एक कंसेप्ट समझ आए, मजेदार कंसेप्ट समझ आए, और एग्जाम में ऐसे सवाल आने पर आप गलती ना करो। चलते हैं आगे। अब फिर से एक और प्रॉब्लम है। ओके, ये प्रॉब्लम ठीक है, थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है, 45 सेकंड के अंदर आपको इसको कर लेना चाहिए। करो। अब अगर ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले नहीं याद है तो फिर तो बेकार है, फिर मेहनत करना ही छोड़ दो इसमें। तो वो तो आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो, ये बोला है ऑर्गन पाइप P1 क्लोज्ड एट वन एंड। तो ये P1 जो है ये क्लोज्ड एट वन एंड है, यानी COP है। वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन, तो ओवरटोन n-1 की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो पहले हम इसका हार्मोनिक निकाल लेते हैं। तो इसका हार्मोनिक हो गया 2n-1, और हार्मोनिक बनते हैं, यानी ये थर्ड हार्मोनिक है, ठीक है। तो पैटर्न ऐसा, वैसे पैटर्न पूछ भी नहीं रहा, आप ना भी बनाओ तो भी चल जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 3v/4l। तो
तो ये P1 की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। लेंथ इधर हम अभी फॉर द टाइमिंग L1 लेते हुए चल लेते हैं। ओके, अब ये आगे बोल रहा है कि अनदर पाइप P2 ओपन एट बोथ एंड। अब P2 जो है वो दोनों एंड पर ओपन है, इज वाइब्रेटिंग इन थर्ड ओवरटोन। तो इसकी ओवरटोन कितनी है? थर्ड। तो n की वैल्यू होगी 4। n की वैल्यू 4 हो गई तो इसके हार्मोनिक भी n के बराबर ही होती है, तो हार्मोनिक की वैल्यू भी 4 हो गई। तो इसके अंदर आप ये नोटिस करोगे, ठीक है ना, इस तरीके से ये पैटर्न मैंने स्केच किया और आई थिंक 4 इसके अंदर लूप मेरे को बनाने चाहिए। तो मैं एक बार थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ। परफेक्ट है, हाँ अब ठीक है। अब आई थिंक इसके अंदर परफेक्शन हमारे पास आ गया है। तो हार्मोनिक की वैल्यू देखो, इसमें ये ना सोचने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि ये ओपन हो तो फिर हमें सोचने में उतना ज़्यादा टाइम लगता है। अब पता नहीं ये करेक्ट बना नहीं बना, तो इसको बेटर सोचने का तरीका है प्रेशर वेव से, हमेशा फायदे में रहोगे। तो मेरे को पता भी चल जाएगा मैंने सही बनाया है। तो हमें 4 लूप बनाने हैं। तो प्रेशर वेव के हिसाब से ये बना फर्स्ट लूप, ये बना हमारा सेकंड लूप, तो ये ऑब्वियसली गलत बना है। इतने लूप हम बना भी नहीं पा रहे इसके अंदर, छोड़ो, डॉटेड करके रिप्रेजेंट कर दो। तो मैं इसको बस खाली डॉटेड करके रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है ना, जाने दो। ओके, हार्मोनिक हमें मिल गए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड का फॉर्मूला हमें मिल गया 4V डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ L2। अब करना क्या है, ये बोल रहा है दे आर इन रेजोनेंस विद गिवन ट्यूनिंग फोर्स। तो अगर आपको कभी इसमें लूप बनाने में कंफ्यूजन हो ना, तो आप ये डिस्प्लेसमेंट वेव की जगह प्रेशर वेव से चलना, हमेशा आपका ये जो अटेम्प्ट रहेगा वो सही रहेगा, ठीक है ना, गलत नहीं होगा। तो ये दोनों रेजोनेंस में, तो रेशियो ऑफ लेंथ निकालना है तो आसान हो गया, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो 3V/4L1 इक्वल्स टू 4V बाय 2L2। तो L1/L2 का रेशियो हमारे पास आ गया 3/8। चेक करते हैं आंसर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट आपका ये जो प्रॉब्लम है ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें आपको ये किसका, स्टैंडिंग वेव का आ गया, ठीक है ना। तो आपको इसमें 1 मिनट का टाइम लगेगा, करो। सारे ऑप्शन आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे। स्टैंडिंग वेव का ये इक्वेशन टाइप का प्रॉब्लम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं इसको रोक रहा हूं। अब देखो जनरली क्या है, इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको टाइम लग रहा होगा, तो और आंसर भी 1-2 बच्चों का आया है, ज्यादा बच्चों का नहीं आया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको ऐसी इक्वेशन पे एक बार वापस से काम कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप एग्जाम में इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आप इसमें 2 मिनट तो कम से कम लोगे, ठीक है ना। तो ये टाइप का प्रॉब्लम 2 मिनट लेगा, और अगर जल्दबाजी कर दोगे तो गलत कर दोगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर कर सकते हो तो विद इन 1.5 मिनट और 1 मिनट के अंदर हम इस प्रॉब्लम को एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब तरीका सुनो, ये हमें स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दे रखी है, पहले इसको रीअरेंज कर लो। ये हो गया 2a cos kx cos ओमेगा t, तो 2a cos kx उसका रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड हो गया। 2 ऑप्शन में हमें चेक करना है कि नोड और एंटी नोड कहाँ बन रहे हैं। 2 ऑप्शन में हमें चेक करना है वेवलेंथ और स्पीड कितनी है। तो पहले आसान क्या है, वेवलेंथ और स्पीड को वेरीफाई कर लेना, और हमें ढूंढना है रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो वेवलेंथ इधर से हमें पता चल जाएगी। तो k की वैल्यू हो गई 10 पाई, तो 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स टू 10 पाई, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/5 यानी 0.2। तो 0.2 मीटर इज वेवलेंथ, तो करेक्ट है, पर ढूंढनी तो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी हमने पहले फटाक से वेरीफाई कर दिया। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। वेव स्पीड हो जाएगी हमारी ओमेगा बाई के। ओमेगा हमें यहां से मिल गया 50 पाई, ठीक है ना।
k की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 10 पाई। तो बड़े स्मार्टली सवाल को अटेम्प्ट करना होता है। आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये दे रखा है हमें 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो सीधे सीधे हमें पता चल गया ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। खैर ये तो हिट एंड ट्रायल पे था। अब हम वेरीफाई करेंगे ऑप्शन ए को कि एंटी नोड कहाँ होगा और नोड कहाँ होगा। तो नोड वहां होगा जहां रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड 0 होगा। पहले नोड वेरीफाई कर लेते हैं, या एंटी नोड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो cos kx यानी 10 पाई x की वैल्यू +-1। +-1 कहाँ कहाँ होती है? तो 1 होती है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड अप टू सो ऑन। तो 0, पाई, 2 पाई, तो अभी वो तो आगे पुट करूंगा। तो 10 पाई x की वैल्यू बेटा हो गई 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, जाने दो उसको। यहाँ पर डिवाइड मार लो तो x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है ना। ये आ गया 0.1 मीटर में चल रहा है, ये ध्यान रखना। और ये आ गया हमारा 2/10, 2/10 हो गया हमारा 1/5 यानी 0.2। और ये आ गया फिर हमारा 0.3 एंड अप टू सो ऑन। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे एंटी नोड आकर करेंगे। तो चेक करो 0.3 मीटर आ रहा है, तो एंटी नोड का ऑप्शन भी करेक्ट है। तो मैं इसको टिक क्यों कर रहा हूं? तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब इसी तरह नोड को वेरीफाई कर लेते हैं। नोड के लिए cos 10 पाई x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब cos 0 कहाँ होता है? 90, 270, ठीक है ना, π/2, 3π/2, 5π/2 एंड अप टू सो ऑन। तो 10 पाई x की वैल्यू π/2, 3π/2, 5π/2, तो क्या होता है ना, हर ऑप्शन वेरीफाई करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स में जनरली टाइम लग जाता है, और वो जेन्युइन भी है, इतना टाइम लगना भी चाहिए। यानी 1.5 मिनट से 2 मिनट के बीच में चारों ऑप्शन वेरीफाई करने में टाइम लगना चाहिए। हिट एंड ट्रायल हो गया जैसे मैंने किया था, तो फिर किस्मत अच्छी हो गई, फिर तो हमारा टाइम बच गया उसके अंदर, ठीक है ना। तो बट ये प्रॉब्लम टाइम मांगते हैं। तो एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास 0.1/2 यानी ये आ गया 0.05, ठीक है ना। और ये आ जाएगा 0.15, और इधर अगर हम कैलकुलेट करें ये आ जाएगा 0.25 एंड अप टू सो ऑन। अब आप यार चेक करो क्या क्या मिल रहा है। 0.15 मीटर पर नोड है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो कौन कौन से करेक्ट हो गए? वेवलेंथ वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। वेव स्पीड वाला ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो गया। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमें मिल गया इसके अंदर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी है। तो अब आपको क्या करना है, एक बार जरूर ऐसे किसी सवाल भले अपने मन से ले लो और प्रैक्टिस जरूर कर लो। चारों ऑप्शंस की एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, या किसी भी बुक को उठा लो, या मैं प्रैक्टिस शीट जो दूंगा या टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन दूंगा उनके अंदर भी जरूर मिलेगा आपको ऐसा स्टैंडिंग वेव का प्रॉब्लम। जो भी मिले आप उससे इन चारों ऑप्शंस को एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एग्जाम में गलत ना हो। चलते हैं आगे। ये भी एक बड़ा ही जोरदार प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें भी आपको थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। 1 मिनट का टाइम मैंने आपको दिया। तो मैंने पहले ही बोला था शुरू में आसान मिलेगा, फिर धीरे 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 ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। अब हम बिल्कुल मजेदार प्रॉब्लम के सेक्शन पर आ गए। तो रेजोनेंस के ऊपर, रेजोनेंस कॉलम के ऊपर ये आपका प्रॉब्लम बेस्ड है। तो मैं इसको रोक रहा हूं, शायद ये आपके लिए नया होगा, आप मेरे ख्याल से पहली बार कर रहे होगे। फर्स्ट रेजोनेंस की लेंथ 40 सेंटीमीटर, सेकेंड रेजोनेंस की लेंथ 122 सेंटीमीटर। यहां से आपको साफ दिख रहा है कि L2 3L1 के बराबर नहीं है, यानी एंड करेक्शन है ना। एंड का भले पूछा नहीं है बट एंड करेक्शन है। अब वो कह रहा है नहीं है ना, एंड करेक्शन बताओ ना कुछ और बताओ, L3 बता दो। तो अब आपको मेरा वो जो मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया था ना, रेजोनेंस कॉलम, तो वहां जो इक्वेशंस लिखी थी, पहली इक्वेशन क्या थी? L1 + E λ/4, याद आया? L2 + E 3 λ/4, L3 + E 5 λ/4। तो आपको L3 निकालना है, तो ये तो तभी आएगा ना जब लैम्डा आए और E आए। तो अब पहले लैम्डा निकाल लेते हैं। तो ट्वाइस ऑफ, आप चाहिए तो माइनस करके निकाल लो, ठीक है ना। और अगर फॉर्मूला याद है वेल एंड गुड, L2 - L1। तो L2 - L1 हमने किया, यानी इन दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन किया। तो ट्वाइस ऑफ L2 - L1 ये आ गया हमारा 82,
82 इंटू टू, 2 2 4, 164, 164 क्या सेंटीमीटर लैम्डा की वैल्यू होगी। एंड करेक्शन निकालते हैं, L2 माइनस 3L1/2, L2 हो गया 122, 3L1 हो गया 120/2, आंसर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट स्टेप, अब हमें L3 चाहिए, तो L3 प्लस ई कितना 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5/4 और लैम्डा, लैम्डा कितना निकला यार 164 निकला, तो ये हो गया 41, तो 5 5 4 या 20, 205, तो L3 प्लस 1 इक्वल्स टू 205, तो L3 की वैल्यू आ गई 204 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। कैसा था सवाल, था ना बिल्कुल एकदम मतलब मजेदार टाइप का प्रॉब्लम, जिसके कंसेप्ट क्लियर उसका सवाल क्लियर, जिसको नहीं क्लियर वो छोड़ के भगा। ठीक है ना, तो ये डिफिकल्टी लेवल में रेजोनेंस कॉलम का अच्छा पेपर। आप कहोगे सर डिफिकल्टी तो नहीं था यार, डिफिकल्ट उसको बोलते हैं ना जो हमें क्लिक ना करे एग्जाम के अंदर, तो ये जनरली स्टूडेंट को क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम वो प्रॉब्लम देखेंगे। वो क्या देखेंगे, लैम्डा निकालना सीख लेंगे, ई निकालना सीख लेंगे, बट L3 निकालना नहीं सीख पाएंगे, इसलिए यहां पर अटक जाएंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अब आपके सामने आता है ये प्रॉब्लम है किसका, डॉपलर इफेक्ट का। अटेम्प्ट करो 45 सेकंड से 1 मिनट। डॉपलर के हर प्रॉब्लम में कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए 1 मिनट तक का टाइम लग सकता है आपको। तो मैं इसमें 45 सेकंड ही दूंगा, ज्यादा नहीं देने वाला इसमें टाइम आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ये बोल रहा है सोर्स की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 450 साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज। ओके, इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, VO0 हो गया। विद अ वेलोसिटी, और सोर्स अप्रोच कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ सोर्स 34 मीटर पर सेकंड दे रखा है। स्पीड ऑफ साउंड हमें 340 दे रखा है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो एफ डैश का फॉर्मूला एफ वी माइनस। अब कौन रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर, तो और सोर्स अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो VS पॉजिटिव हो जाएगा, यानी नीचे 34 आएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एफ डैश इक्वल्स टू एफ हो गया 450, ठीक है ना, ऊपर आ गया 340, नीचे आ गया कितना दे रखा है 340 माइनस 34, तो 340 माइनस 34 अगर हम करेंगे तो 306 आ जाएगा। ठीक, तो अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है। आप जरा चेक करो यार, ये आंसर जो आएगा ना 450 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, कारण कि ये जो रिजल्ट बन रहा है 1 से थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। अब हमें एक्चुअली में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 340 और 306, तो शराफत से ऐसे ही डिवाइड कर लो, तो 1 से चला गया 306 और यहां पर बचा हमारा 34, डेसिमल लगाया, 0 लगाया, फिर 1 से चला गया 306 आ गया, फिर तो 1.11, तो एफ डैश की वैल्यू आ गई 450 इंटू 1.1 ही ले लो, 0.1 को छोड़ो, अगले को अंदाजा लग जाएगा। तो ये हो गया 11 इंटू 45 बेसिकली करना है, तो 11 5 जा 55, 11 4 जा हमारा हो गया 44, 44 और 5 49, तो 495, यानी तकरीबन 500 हर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। देख लो ऑप्शन बी। तो मैंने कहा ना कैलकुलेशन में बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी कहीं टाइम नहीं लगता डॉपलर में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपका सर्कल वाला प्रॉब्लम है, आपको क्या क्या निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। 1 मिनट दिया मैंने आपको। तो ये खैर इतना टिपिकल नहीं है, सर्कुलर वाला आपने जरूर पढ़ा होगा, लेक्चर्स में तो मैंने कराया हुआ है स्टूडेंट्स को ये। तो मैं इसको अब रोक रहा हूं।
तो देखो ये कह रहा है विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है विसल की एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज 300 वाइब्रेशन पर सेकंड या हर्ट्ज। रोटेट्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, तो सर्कल में रोटेट करती है, सर्कल का रेडियस हमारे पास 2 मीटर दे रखा है। एंगुलर स्पीड दे रखी है 15 रेडियन पर सेकंड। तो यहां से हम विसल यानी सोर्स की फ्रीक्वेंसी सोर्स की स्पीड निकाल लेंगे आर ओमेगा, तो ये हो गई 30 मीटर पर सेकंड। चलो आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है लिसनर लॉन्ग डिस्टेंस पर है, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा दूर पर हमने ऑब्जर्वर को लगा दिया, रेस्ट पर है तो 0 कर दिया। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सोर्स के अप्रोच करने पर होगी, तो एफ वी बाय वी माइनस वी एस हो जाएगा, मिनिमम वी प्लस वी एस हो जाएगा नीचे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ मैक्स आ गया, एफ कितना 300, वी का वैल्यू 330, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 330 माइनस 30, तो नीचे आ गया 300, सीधे लिख लेते हैं, तो 300, तो 300 कैंसिल हो गया, मैक्सिमम आ गया 330 वाइब्रेशन पर सेकंड या हर्ट्ज बोल लो, तो मैक्सिमम 330, तो एक ही में चमक रहा है, पर ये नन ऑफ दीज ने भी तो लगा रखा है यहाँ पे, अगर ये नहीं होता तो फिर तो बी ऑप्शन टिक कर दो, मिनिमम और वेरीफाई करना पड़ेगा। तो एफ वी बाय वी प्लस वी एस, ठीक है ना, ये हो गया 300 इंटू 330 डिवाइडेड बाय 360, तो ये यहां से गया, ठीक है ना, और 11 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 11 बाय, यानी 300 से थोड़ा सा कम आएगा, दैट मीन्स नियरली 275 ही आ जाएगा हर्ट्ज ये। तो ऑप्शन नंबर अब तो कंफर्म्ड हो गया हमारा, बी करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, सर्कुलर वाला भी आपका रिवाइज हो गया इसके अंदर, और क्या चाहिए, चलते हैं आगे। हाँ अब ये आ गया ना फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वॉल, तो शुरू करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास इसमें। सारी चीजें हैं, मतलब लेक्चर के अंदर आप ये नहीं कह सकते सर ये रखा ये छोड़ दिया, सब चीज है, जितनी चीजें आप सोच सकते हो या जितनी चीजें नीट के अंदर आ सकती हैं। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है इक्वेशन बनाने में, ठीक है ना, तो जो कार से रिफ्लेक्शन वाला होता है, वॉल से रिफ्लेक्शन वाला होता है, जनरली 1.5 मिनट तक लग जाता है कैलकुलेशन, तो इसलिए परेशान मत होना, इक्वेशन तो एटलीस्ट बना ही लो 1 मिनट के अंदर अंदर। तो मैं इसको यहीं रोक रहा हूं। देखो अब वॉल से रिफ्लेक्शन वाला केस ऐसा है, ये एक कार है जो कि इसकी तरफ अप्रोच कर रही है, वेलोसिटी ऑफ कार vc है, तो क्या होता है स्टेशनरी वॉल है, तो पहले वॉल ऑब्जर्वर का काम करती है, कि वो कहावत है ना दीवार के कान होते हैं, तो बिल्कुल वही कहावत यहाँ पर पूरी लगती है कि दीवार पहले सुनती है, फिर जो सुनती है वो अगले को सुनाती है, तो ये कहावत अपने डॉपलर ने ड्राइव करी थी, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले वॉल को एज अ ऑब्जर्वर लेके चलेंगे और बिफोर रिफ्लेक्शन पता करेंगे इसने क्या फ्रीक्वेंसी सुनी, तो एफ डैश इक्वल्स टू एफ वी, अब वॉल क्योंकि ऑब्जर्वर का काम कर रही है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो वो तो 0 हो गया, और सोर्स अप्रोच कर रहा है तो नीचे आ गया v माइनस वी सी, ये तो हो गया बिफोर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन का केस ऐसे बनेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन में होगा ये कि ये जो वॉल है ये काम करेगी सोर्स का, ठीक है ना, और ये एमिट करेगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ डैश जो इसने सुनी होगी, समझे आप मेरी बात। अब ये जो कार है ना, इस कार का ड्राइवर जो है, सॉरी इस कार का जो ड्राइवर है वो ड्राइवर हमारे लिए काम करेगा ऑब्जर्वर का, और अब ये चल रहा है टुवर्ड्स सोर्स विद वेलोसिटी vc, तो अब इसने जो फ्रीक्वेंसी सुनी एफ डबल डैश वो होगी एफ डैश वी, सोर्स रेस्ट पर है, ठीक है ना, वॉल रेस्ट पर है, और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो साइन इसका माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस vc आ जाएगा। अब आप यहां पर एफ डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो एफ डबल डैश आ जाएगा, एफ वी ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो जाएगा, v प्लस वी सी, ठीक है ना, बाय v माइनस वी सी। अभी तक देखो आप मैंने कोई कैलकुलेशन कहीं नहीं करी, तो ये इक्वेशन बनाने में आपको 1 मिनट तक का टाइम लग जाएगा, और अगर आप परफेक्ट नहीं हो, आपको कंसेप्ट नहीं आते तो नहीं बनेगा भाई, ठीक है ना, तो 1 मिनट मान के चलो। तो एफ डबल डैश इक्वल्स टू एफ, अब एफ की वैल्यू डालनी है, एफ डैश हमने ऑलरेडी पुट कर दिया, एफ कितना दे रखा था क्वेश्चन में, ये हमें दे रखा है 720 हर्ट्ज, नहीं
इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ड बाय, अभी भी गड़बड़ हो सकती है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड ड्राइवर ने सुना ना वो 720 हर्ट्ज का है, हमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालनी, गंगा उल्टी बह रही है, ठीक है ना। तो एफ डबल डैश इज 720, एफ वी हैव टू कैलकुलेट, स्पीड ऑफ साउंड इज 330, तो 330 एंड वीसी का वैल्यू इज 30 प्लस 30 बाय 330 माइनस 30, तो 720 इक्वल्स टू एफ, इधर आ गया हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है ना, ये यहां से गया तो 10 और इधर आ गया 12 और कटेगा 5 6, तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 720 इंटू 5/6, तो 720 से अच्छा 6 ये कैंसल आउट हो जाएगा 1 और 120 इंटू 5 और ये हमारे पास आ जाएगा 600 हर्ट्ज इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। तो इसमें तकरीबन 1.5 मिनट तक का टाइम लग जाता है, बट कैलकुलेशन अगर और स्लो हो, कंसेप्ट थोड़े से वीक हो, तो स्टूडेंट को 2 मिनट तक लग जाते हैं। तो अब एग्जाम के अंदर जब आप देखोगे कि डॉपलर इफेक्ट के प्रॉब्लम आ रहे हैं और वहां पर आप एनालिसिस कर लेना किस तरीके का डॉपलर इफेक्ट का प्रॉब्लम है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल का प्रॉब्लम है, तो 1.5 मिनट से 2 मिनट का टाइम बुक करके चलना कि भाई इतना तो मेरे को लगना ही लगना है इक्वेशन बिल्डअप करने में, ठीक है ना। तो एग्जाम से पहले हमें सवाल, इसलिए तो बोलते हैं एग्जाम में जब हम जाते हैं तो ये नहीं बेवकूफों की तरह चले गए, हमें ज्यादातर चीजें स्ट्रैटेजीज पहले से पता होती हैं कि इस प्रॉब्लम में इतना टाइम, इस प्रॉब्लम में इतना टाइम, तो जाकर के हमारा पूरा का पूरा पेपर गिवन टाइम में कंप्लीट होता है। यही सारी चीजें सीख करके हमें एग्जाम के अंदर जाना होता है। अब इसमें क्या कंसेप्ट का भी इंपॉर्टेंट रोल है, टाइमर का भी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना, आपकी कैलकुलेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल है, तो यही सारी चीजें मिल जाए तो फिर इसके अंदर अच्छा स्कोर आ जाएगा। चलते हैं आगे हम। ओके, ये अब आपका आज का लास्ट प्रॉब्लम है, फटाफट से इसको आप अटेम्प्ट करो। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, कितना टाइम, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें 45 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आ ही गया बहुत से बच्चों का, तो इसमें तो डॉपलर इफेक्ट एंड लाइट तो बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर लोगे। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, सीख लो। क्या कह रहा है, रिसीड कर रहा है, मैंने सोचने का तरीका ये बताया था, रिसीड करेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, रेड शिफ्ट होगी, ठीक है ना। तो लैम्डा डैश की वैल्यू होगी 1 प्लस v/c टाइम्स लैम्डा, पर डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा निकालोगे तो वो v/c हो जाएगा। v की वैल्यू 3 × 10⁶ हो गई, c की वैल्यू 3 × 10⁸ हो गई, तो आंसर आ गया 1/100 यानी 10⁻², ऑप्शन बी करेक्ट। सिंपल है। तो अब पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फेज 1 फेज 2 करने के बाद मेरे ख्याल से वेव मोशन में तो कोई नहीं चिल्लाएगा बहुत हार्ड, ठीक है ना। फिजिक्स आपकी आसान हो जाएगी, टाइमर से आपको गिवन टाइम में प्रॉब्लम करने का तरीका पता चल जाएगा। अब यार बस एक ही काम करना है, प्रैक्टिस शीट के प्रॉब्लम कर लेने हैं आपको, और जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं इसमें टिक कर दूंगा वो आपके नोट्स के अंदर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। उनको मन लगा करके अटेम्प्ट कर लेना, आपका बेड़ा पार। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।